नो रट्टाफिकेशन, नो इनकम्प्लीट नोट्स, बस कॉन्सेप्ट्स और पास होने की तैयारी। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा बोरिंग है ऐसा लोग कहते हैं, पर क्या सच में वो बोरिंग है या फिर आपको उस तरीके से उसको पढ़ाया गया है? मेरा उद्देश्य है कि इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा आसान बनाना और आप सभी की सीए जर्नी में उसका हिस्सा बन जाना। आई एम सीए सागर जैन एंड आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट फ्रॉम अ बिग 4 और आप सभी को मैं सीए फाइनल ऑडिट पढ़ाता हूँ। May 26 and September 26 students, welcome to my class. I'll meet you in the classroom. Bye bye. Hello. If someone is there on the live stream, can you please confirm if the audio video is visible? कोई कंफर्म करेगा क्या? ऑडियो आ रही है क्या? वीडियो दिख रहा है क्या? ओके बैटमैन, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आज डिस्कशन में मिले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स जो कि हमारा एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है सीए फाइनल का। यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने पड़ते हैं और जब हमारे पास समय कम होता है तो उस वक्त पे क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर हमें बार बार क्वेश्चन को सॉल्व ना करना पड़े और हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स मिल जाएँ तो कितना सही होगा ना। सारे 150-200 क्वेश्चन जो प्रोफेशनल एथिक्स के रहते हैं वो सारे के सारे हम फटाफट से रिवाइज कर पाएंगे, है ना। हमको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी ऐसे मार्क नहीं करना पड़ेगा, हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो उसके लिए जैसा हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था तभी बता दिया था कि 5 पेजेस में, सिर्फ और सिर्फ 5 पेजेस में प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कराने वाले हैं। तो पीडीएफ जो हमारे इस क्वेश्चंस की है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी जो भी डिटेल्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पीडीएफ को सामने खोल लो, ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। बाकी स्क्रीन पे तो दिखाऊंगे पीडीएफ, तो कोई दिक्कत है भी नहीं। चलिए, इससे पहले कि हम डिस्कशन में जाएं, सबसे पहली बात जो मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार हम बुक पे जाते हैं और बुक पे जाके देख लेते हैं कि भैया प्रोफेशनल एथिक्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे शेड्यूल्स टू द एक्ट होते हैं, ये शेड्यूल्स टू द एक्ट है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारे शेड्यूल्स टू द एक्ट आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन शेड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है एंड इसके बाद सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट्स हैं और सेकंड शेड्यूल में 3 पार्ट्स हैं। तो इसी तरीके से हमने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को डाला हुआ है, उन्हीं सीक्वेंस में जाके हम सब क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, उनका ग्लिम्स हम ले लेते हैं। चलिए, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट एक बात है जो बता देता हूँ, ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं हमने इनको काफ़ी ज़्यादा समराइज़ किया है, ठीक है। क्वेश्चन की जो कंक्लूसिव लाइन होती है ना, गिल्टी है या फिर नॉट गिल्टी है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो बातें हमने यहाँ पे इस पीडीएफ में लिखी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना जो ये दिख रहा है सिर्फ इतना ही पढ़ के जाएंगे और इस बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे किसी भी प्रकार के उसमें आप मत रहना, ठीक है। हमें पहले पूरे क्वेश्चंस अगर आपने एक बार पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, उसके बाद रिवाइज करने के लिए आप ये 5 पेजेस की पीडीएफ को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो सारे नोट्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं कि किस तरीके से आपको इस पीडीएफ को फॉलो करना है, ठीक है। चलो, ये देखिए, ये 5 पेजेस ही हैं, आपको 6-7 दिख रहे होंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा कॉन्टेंट यहाँ वहाँ किया है, तो पीडीएफ 6 पेज की हो गई, बट इट्स ओके। चलो, सबसे पहले शेड्यूल 1 की बात कर ले क्या? शेड्यूल 1 की हम बात करेंगे और दूसरी शेड्यूल 2 हम शुरू करेंगे थोड़े से देर में। शेड्यूल 1 में 4 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है और अदर मिसकंडक्ट होता है। तो दोनों शेड्यूल्स के जो आखिरी वाला पार्ट है, पहले शेड्यूल का 4th पार्ट और दूसरे वाले शेड्यूल का 3rd पार्ट, वो दोनों किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं अदर मिसकंडक्ट की। लेकिन अभी हम बात करने वाले प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और काफ़ी आजकल पूछे जाना वाला क्वेश्चन आईसीए के द्वारा, वो है वाइल फाइलिंग एम्पेनलमेंट फॉर्म इंक्लूडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग इनकम ऑल्सो इन एक्सएमएल फाइल। एम्पेनलमेंट फॉर्म एक सीए इन प्रैक्टिस फाइल कर रहे थे, उसके साथ साथ
उनको कोई डिस्क्लोजर देने थे उस फॉर्म में, तो उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग इनकम को भी वहाँ पर XML फाइल में दिखाया हुआ था। तो क्या इसमें अपने से सवाल ये पूछा गया था, क्या वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में, उसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में? जी हाँ, तो उन्होंने बोला था आंसर में कि हाँ ये अलाउड है। आप इक्विटी डेरिवेटिव्स में, उसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव्स, दोनों में ही आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनली इट इज़ नॉट अलाउड। मतलब किसी और का फंड मैनेज करके आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पर्सनल कैपेसिटी में आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स किसी भी चीज़ में अलाउड नहीं है, ना पर्सनल में अलाउड है, ना ही प्रोफेशनल कैपेसिटी में अलाउड है मेंबर इन प्रैक्टिस को। ठीक है जी। दूसरी बात, तो यहाँ पे ये गिल्टी किस में माना जाएगा? अगर इसने ये सारी चीज़ों में ट्रेड किया होगा तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत उसको माना जाएगा दैट ही इज इन्वॉल्व इन अदर बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है। दूसरी बात, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय CA इन प्रैक्टिस। अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? मेंबर्स इन प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो मेंबर इन प्रैक्टिस है, ही हैज डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू अ CA एम्प्लॉय फॉर रूटीन मैटर्स ऑन विच प्रोफेशनल ओपिनियन ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो क्लॉज नंबर 12 याद है कि आपको पार्ट 1 शेड्यूल 1 वहाँ पर बोलता है, सिंपल सी बात है कि आप अपना काम जो है, या तो आपका पार्टनर होना चाहिए, और पार्टनर तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इन प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके अलावा किसी को दे सकते हो, लेकिन वो रूटीन मैटर्स होने चाहिए। क्वेश्चनर साइन करना, इन्वेंट्री चेकलिस्ट पे साइन करना, ऐसी सब चीज़ों के रूटीन मैटर्स जो होते हैं जिसमें आपका कोई ओपिनियन आपको प्रोफेशनल नहीं देना है या ऑथेंटिकेशन आपको नहीं करना है, उस केसेस में ही आप क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। तो उस केस में क्या माना जाएगा? ही इज नॉट गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 12 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी। तीसरी बात, कोई CA इन प्रैक्टिस है, कैन ही बिकम MD, होल टाइम डायरेक्टर, MD और मैनेजर इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट? ही कैन बिकम इफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। उस केसेस में वो क्या हो सकता है? MD बन सकता है, WTD बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, और उसके साथ साथ वो अपने अटेस्ट फंक्शन को भी क्या कर सकता है? कंटिन्यू कर सकता है। और ये अलाउड है। किस क्लॉज के अंदर आता है? क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। वहाँ पर किसकी बात करते हैं? अदर बिजनेस एंड ऑक्यूपेशंस की। ठीक है जी। इसके अलावा इसके बारे में बात कि जो स्पेसिफिकली एग्जामिशन दी गई है ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में, वो बात क्लॉज नंबर 17 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 में स्पेसिफिकली बोली गई है। तो दोनों चीज़ों का रेफरेंस आपको आंसर में लिख के आना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद CA इन प्रैक्टिस की बात है। CA इन प्रैक्टिस सिंपल सी बात है, क्या वो किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है? कैन ही अपीयर इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन? जी हाँ। क्लॉज नंबर 11 में जो जनरल परमिशंस हैं, जनरल परमिशन में एक लाइन आती है दैट मेंबर इन प्रैक्टिस कैन टेक एंड अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा कि नहीं, ही विल नॉट बी गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसके बाद CA इन प्रैक्टिस कैन एक्ट एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ जी, जनरल परमिशन है, ये अलाउड है क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। उसके अलावा अगर मैं मेंबर इन प्रैक्टिस हूँ और मैं किसी की जगह को रिप्लेस करके मैं उस कंपनी का ऑडिटर बना हूँ, ठीक है जी, और एक बंदे ने वहाँ से रिजाइन किया हुआ है, तो वहाँ पे अपने को एक क्लॉज बोलता है कि भाई, क्लॉज नंबर 8 सबसे पहले बोलता है कि प्रीवियस ऑर्डर से आप कम्युनिकेट करो। अगर आपकी रिप्लेसमेंट पोजीशन है तो प्रीवियस ऑर्डर से आप पहले कम्युनिकेट करो। और क्लॉज नंबर 9 बोलता है कि आपको 139 एंड 140 के कंप्लायंस को भी इंश्योर करना होगा कि वो कंप्लाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर बोलता है CA इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन द प्लेस ऑफ रिजाइंड ऑडिटर डिड नॉट चेक 139, 140, 141 compliance and did not communicate with the previous auditor before signing the engagement letter. Hence, he would be guilty under clause number 8 and clause number 9 of part number 1 and schedule number 1. ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 में बात करता है CA इन प्रैक्टिस है। कौन है भाई? CA इन प्रैक्टिस है, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द CS। कर सकता है क्या? अगर एक्सक्लूसिवली CS के लिए है, एक्सक्लूसिवली CS के लिए तो आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, कर सकते हो अगर वहाँ पर मिनिमम जो फीस है ना वो वहाँ पर डाली गई है, मिनिमम फीस डाली गई हो तब फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या है, वहाँ पे मैक्सिमम फीस दी हुई थी, तो क्या उसने रिस्पॉन्ड किया, तो क्या गिल्टी है, नॉन गिल्टी है? ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 एंड काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। ठीक है जी। CA इन प्रैक्टिस है, ठीक है जी, वो अपनी प्राइवेट कोचिंग का, वो प्रैक्टिस में भी है और अपनी प्राइवेट कोचिंग का एडवर्टीजमेंट भी करता है। तो क्या ये अलाउड है? नहीं, ये इंडायरेक्ट सॉलिसिटेशन कहलाता है। उसके अंतर्गत वो क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी। अब एक CA इन प्रैक्टिस है, ठीक है, उसको वापस से अपॉइंट नहीं करना था एज एन ऑडिटर किसी कंपनी को, तो उनके AGM में उन्होंने उसको बुलाया। जैसे अपने कंपनीज एक्ट बोलता है ना, एक राइट देता है कि यू हैव द राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द AGM। तो वहाँ पे जनरल मीटिंग में जाके उसने AGM में जाके बोला कि मैंने इस कंपनी को
इनके इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्रूव कराने में, डिज़ाइन कराने में मदद करी थी। तो क्या ये चीज़ अलाउड है? नहीं। आप किसी भी प्रकार की नीडलेस पब्लिसिटी नहीं कर सकते। इसके वजह से उसको क्या मानेंगे? उसके वजह से उसको मानेंगे गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। पढ़ लेंगे क्या एक बार? CA in practice, in AGM it is decided not to be reappointed as an auditor. He submitted his representation for circulation, mentioning he contributed in improving the control. Hence, it would be called as needless publicity as per SA 100, section 140, and hence he would be guilty under clause number 6, part number 1, schedule number 1. इतना समझा क्या? ठीक है जी, चलिए आगे जाते हैं। क्लॉज नंबर 10 पे आएंगे। क्लॉज नंबर 10 में बोला एक CA इन प्रैक्टिस है। CA इन प्रैक्टिस को एक होल्डिंग कंपनी, CA इन प्रैक्टिस को एक होल्डिंग कंपनी अप्रोच करती है, बोलती है कि एक काम करो, आप मेरे डायरेक्टर बन जाओ, मेरी कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ आप। लेकिन ये भी बताती है, और उस डायरेक्टर जो जिसको ये ऑफर करना है CA इन प्रैक्टिस को, उसको ये बात भी पता है कि डायरेक्टर इन होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी इन विच ही और हिज पार्टनर्स आर ऑडिटर्स। जो होल्डिंग कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, जिस होल्डिंग कंपनी के आप डायरेक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ना, वो सब्सिडरी कंपनी के जो ऑडिटर है ना, वो तुम्हारे ही पार्टनर हैं या तुम्हारे फर्म के ही लोग हैं। तो क्या वहाँ पे आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो? अगर आप करोगे उस केस में आपको गिल्टी माना जाएगा। क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। CA इन प्रैक्टिस है, CA इन प्रैक्टिस है, ही इज राइटिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, व्हाट्सएप रोविंग इंक्वायरीज इनको कहते हैं। वो क्या बोल रहे हैं भाई? जस्ट अ सेकेंड। वो क्या बोल रहे हैं कि भैया आपके पैनल पे क्या कोई जगह है हमारे लिए? उनका पैनल रहता है किसी भी काम को कराने के लिए, सर्टेन पैनल्स बनाते हैं, मल्टीपल लोग वहाँ पे रहते हैं, फिर टेंडर करते हैं, वैसे करके। तो पैनल के लिए वो इंक्वायरीज भेज रहा है कि भैया कोई पैनल एग्जिस्ट करता है क्या, ऐसे करके इंक्वायरीज भेजा। अलाउड है क्या? नहीं, रोविंग इंक्वायरीज अलाउड नहीं है। हैंस ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा? 11 बता के मेरा खत्म हो गया। आप कमेंट्स जरा देखते हैं किसने क्या कमेंट किया है भाई। समवन इज आस्किंग समथिंग। What is the Varun Mittal? What is the best way to watch this video? I mean, could I cover this just after going through my notes or should I first complete questions? वरुण भाई आप एक काम कर सकते हो, कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद पहले वीडियो देख लेना, PDF को पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का कंक्लूजन पता होगा कि हाँ ठीक है भाई लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना है, लेकिन आपको जो प्रेजेंटेशन है वो आपको क्वेश्चन आंसर से ही पता चलेगी। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्लॉज नंबर कहाँ पे थे हम? 12 पे थे। CA इन प्रैक्टिस है, पहले ही बता दिया था, क्या कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकता है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, किसी भी केस में CA इन प्रैक्टिस कमोडिटी डेरिवेटिव्स में तो डील नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो ही वुड हैव टू गेट द स्पेसिफिक परमिशन। इन दैट केस ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। चलिए क्लॉज नंबर 13 पे आ जाइए, सॉरी पॉइंट नंबर 13 पे। ओके, पॉइंट नंबर 13, CA इन प्रैक्टिस, उसने अपने CA एम्प्लॉय को, ध्यान रखना वो क्या बोल रहा है, ही हैज ऑर्डर्ड हिज CA एम्प्लॉय टू साइन द सर्टिफिकेट, नॉट हिज पार्टनर। कौन है उसका? एम्प्लॉय है। क्लॉज नंबर 12 क्या बोलता है? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए और उसका पार्टनर भी होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है? वो उसका एम्प्लॉय है। CA है तो क्या हुआ? पार्टनर नहीं है ना भाई, मेंबर इन प्रैक्टिस नहीं है ना भाई, तो उस केस में आप उसको अलाउ नहीं कर सकते। ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 12 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। इतना हुआ हमारा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। देव पूछ रहे हैं PE में सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या? देव भाई होते हैं क्वेश्चंस रिपीट, बट अगर 4 क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसमें से ये मान के चलो कि 2 या 3 रिपीट हो जाएंगे, एक आधा नया क्वेश्चंस तो हर बार ऐसे ही फेंक के मारेगा, तो ऐसा है कुछ। चलो 14th पे आते हैं। ऑडिट फीस एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, कौन सा क्लॉज लगता है भाइयों? ध्यान करो, क्लॉज नंबर 10 लगता है। क्लॉज नंबर 10 लगता है पार्ट नंबर 1 का शेड्यूल नंबर 1 का, जहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे बात की जाती है। कंटिजेंट फाइंडिंग्स जो होती है उसके बेस पे, परसेंटेज के बेस पे हम अपनी फीस डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पर याद आ रहा है कुछ एक्सेप्शंस दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या कॉर्पोरेट सोसाइटी का जो ऑडिट फीस है वो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स बेसिस पे ले सकते हो क्या? ले सकते हो क्या? जी हाँ, एक्सेप्शंस जो दिए हैं, एग्जाम्पशंस दिए हैं, उसमें कॉर्पोरेट सोसाइटी आती है। उसके पेड अप शेयर कैपिटल के बेस पे, नेट प्रॉफिट के बेस पे, ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे आप उसकी फीस चार्ज कर सकते हो परसेंटेज बेसिस। तो यहाँ पे गिल्टी होगा क्या? नो, ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। चलिए CA इन प्रैक्टिस है। CA इन प्रैक्टिस, ही इज इन एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स। जो प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं ना हमारे
CA वाले जो वो जर्नल्स वगैरह बटते हैं सब मेंबर्स के पास जाते हैं, फिजिकल कॉपी जाता है, ई बुक जाता है, वो सारी चीज़ें उसकी एडिटिंग वगैरह करता है, एडिटरशिप में है, ही इज़ द एडिटर ऑफ दैट प्रोफेशनल जर्नल। क्या वो अलाउड है? हाँ जी, इसके लिए उन्होंने जनरल परमिशन में डाल रखा है कि हाँ जी ये अलाउड है, तो यहाँ पे ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ अपना 16 नंबर पे आ जाओ। सी इन प्रैक्टिस शेयरिंग फीस विद एडवोकेट, एडवोकेट के साथ फीस शेयर करता है। इथिक्स के शेड्यूल्स जब आप पढ़ने शुरू करते हो तो पहले ही 2 क्लॉज के बारे में बात करते हैं, पहला दूसरा तीसरा जो क्लॉज रहते हैं, पहला दूसरा क्लॉज जो दूसरा और तीसरा क्लॉज रहता है वो इसके बारे में बात करता है, या तो शेयर कर रहे हो या फिर किसी से आप ले रहे हो शेयर, ऐसी कोई भी बात है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। लेकिन उसके कुछ एग्जेम्पशंस दे रखे हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनसे आप शेयर फीस कर सकते हो, कुछ अदर प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल्स हैं जो कि ICAI ने रिकॉग्नाइज कर रखे, तो उनसे कर सकते हैं। तो उसमें बार काउंसिल मेंबर्स आते हैं क्या? हाँ जी आते हैं, एडवोकेट आते हैं, और यहाँ पे क्या बोला? ही शेयरिंग द फीस विद एडवोकेट, तो इन दैट केस ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1, इसके अंतर्गत उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। चलिए, CA इन प्रैक्टिस है, ही इज एक्टिंग एज सेक्रेटरी टू CG, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ लॉ, लीगल अथॉरिटी, नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे नहीं है, मतलब हमेशा काम तो नहीं करता है वहाँ, ठीक है, तो इसको बेसिकली पार्ट टाइम टाइप का कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सिंस वो CG वगैरह के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, उस केस में ICAI ने बोला कि ठीक है भाई, इनको गिल्टी नहीं मानेंगे, बस आप फुल टाइम बेसिस पे वहाँ मत जाना, सैलरी बेसिस पर आप वहाँ पे मत जाना, सैलरी कम फुल टाइम बेसिस मत जाना। अगर ऐसा आप विदाउट सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे हो, वहाँ पे एक्टिंग एज अ सेक्रेटरी कुछ ऐसा काम कर रहे हो, इन दैट केस आपको क्या माना जाएगा? नॉट गिल्टी माना जाएगा, क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी। इसके बाद 18 पे आते हैं। CA इन प्रैक्टिस है, ही हैज टेकन, एक उसने एंगेजमेंट लिया जहां पर ही हैज टू डू द रिप्रेजेंटेशन फॉर अ नॉन ऑडिट क्लाइंट। एक नॉन ऑडिट क्लाइंट है, नॉन ऑडिट क्लाइंट है, उसके लिए क्या किया उसने? टैक्स रिप्रेजेंटेशन की सर्विस दी, टैक्स केस का कुछ रिप्रेजेंटेशन किया, और उसके लिए उसने परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करी, परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज करी। तो जब आप क्लॉज नंबर 10 के जो एग्जेम्पशंस दे रखे हैं वहाँ पे आप पढ़ोगे तो लास्ट में एक लाइन आती है जहाँ पे बोलता है एज काउंसिल डिसाइड्स, ऐसे करके आता है। तो काउंसिल ने कुछ चीज़ें डिसाइड करी हैं जिसके लिए काउंसिल ने बोला कि जहाँ पर टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इट कम्स अंडर नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। तो नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, अगर ऐसी चीज़ होती है तो उस केस में आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो। तो उसी के अंतर्गत ये आ जाता है नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट। इस केस में ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी। अब CA इन प्रैक्टिस है, क्या CA इन प्रैक्टिस GST ऑडिटर बनने के लिए, GST ऑडिटर बनने के लिए कोई टेंडर आया तो क्या उसका रिप्लाई कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, बिकॉज GST ऑडिटर इज नॉट अ फील्ड विच इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। इसके वजह से वो उसका रिस्पॉन्स कर सकता है, बिकॉज इट इज अ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया, हेंस ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है ही इज रिस्पॉन्डेड टू अ टेंडर, टेंडर को रिस्पॉन्स किया और वो कैसा था? नॉन एक्सक्लूसिव एरिया था। अगर नॉन एक्सक्लूसिव एरिया है तो क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? हाँ मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ अगर मैं मेंबर इन प्रैक्टिस हूँ तो। और अगर मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ तो मैं उस पर डिपॉजिट भी पे कर सकता हूँ। हाँ जी कर सकते हो। अगर नॉन एक्सक्लूसिव एरिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो उसकी वजह से ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। CA इन प्रैक्टिस रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर पेइंग अर्नेस्ट डिपॉजिट फॉर नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज, ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। आगे जाते हैं। अच्छा, एक टॉपिक याद आ रहा है कि क्लॉज नंबर 6 और 7 के साथ एक बात होती थी जहाँ पे बोलते थे CA के साथ आपको फलाना फलाना कोई डेजिग्नेशन होती है, कोई और डेजिग्नेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAI होनी चाहिए, या फिर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे कुछ चीज़ें अपने को क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 में बताई जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो CA इन प्रैक्टिस क्या कर रहा है? अपने आप को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलता है अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे। तो क्या ये कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है से मिली हुई कोई डिग्री होती है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, ऐसी कोई भी डेजिग्नेशन नहीं होती। हेंस ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 एंड 7 ऑफ पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। 22 पे आएंगे। CA इन प्रैक्टिस है, CA इन प्रैक्टिस है, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स अंडर सम अदर CA इन प्रैक्टिस। पार्टनरशिप में भी नहीं है, उसके साथ पार्टनरशिप में भी नहीं है और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, और उस दूसरे बंदे के नाम पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी और को। ठीक है जी, एज अ CA इन प्रैक्टिस ही कर रहा है और किसी और के नाम पे कर रहा है। तो क्या ये कर सकता है? नो, इट इज नॉट अलाउड। क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में वो गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट इस पेज का 23, CA इन प्रैक्टिस और राइटिंग लेटर्स टू अदर CAs। दूसरे CAs को लेटर भेज रहा है कि भैया मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दे दो कुछ, ऐसा बोल रहे हैं।
कर सकता है क्या? जी हाँ कर सकता है। अगर आपको पता है क्लॉज नंबर 6 में एक एक्सेप्शन दिया जाता है कि CA टू CA काम का लेन देन उन दोनों के बीच में हो सकता है, अलाउड है। ठीक है, तो CA इन प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स टू अदर CAs फॉर सिक्योरिंग द वर्क, हेंस ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। वो क्या है? एक्सेप्शन है। चलिए और क्या बोल रहे हैं भाई वरुण मित्तल। वरुण हम ट्राई करेंगे कि PSAs के आंसर कैसे लिखने हैं उस पर वीडियो बनाएं। कॉज हाँ ठीक है, ट्राई करेंगे हम, इस पर वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में। चलिए आगे जाते हैं, अगले पेज पे आ जाओ। अब हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर 24 से। टोटल हमारे इसमें पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं कितने? टोटल पॉइंट्स हमारे हैं 120 समथिंग पॉइंट्स हैं हमारे इस शीट में। हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे और उसमें टोटल 150 एटलीस्ट 150 क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। चलो पॉइंट नंबर 24 देख ले क्या? पॉइंट नंबर 24 देखते हैं। CA इन प्रैक्टिस है, सिंपल सी बात है। टेंडर की बात अभी तक करके हमारे थे, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। CA इन प्रैक्टिस है रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर ओपन फॉर अदर प्रोफेशनल, नॉन एक्सक्लूसिव एरिया है, कर सकता है रिस्पॉन्ड? जी हाँ कर सकता है, नॉट गिल्टी, क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर के अंदर। ठीक है जी, अगली बात। अब एक CA इन प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ICAI ने MTPRT में पूछ रखा है, हो सकता है वापस से रिपीट कर दे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या हुआ था इस केस में मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में एक चीज़ हुई थी कि एक CA इन प्रैक्टिस है, उन्होंने अपनी कोई ब्रांड बनाई थी, उसका उन्होंने डोमेन वगैरह खरीदा हुआ था और डोमेन सिंस उन्होंने परचेस कर लिया था, उन्होंने ट्रेडमार्क वगैरह करा लिया था, बट उसी नाम से किसी और को भी कंपनी बनानी थी। नाउ दैट CA इन प्रैक्टिस इज आउट ऑफ दैट बिजनेस, तो शी वांट्स कि समवन एल्स शुड डू द बिजनेस। तो कोई और ने वो ब्रांड खरीद ली और जो डोमेन नेम वो इस्तेमाल कर रहे थे उस डोमेन नेम के अगेंस्ट में कंसिडरेशन में ये मैडम CA इन प्रैक्टिस जो थी ये चार्ज कर रही थी रॉयल्टी चार्ज कर रही थी। जब ऐसा केस होता है तो उसको अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन माना जाता है, इसकी वजह से उन मैडम को गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। CA इन प्रैक्टिस एट अपॉइंटमेंट बिलीव्ड ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लायंस। क्लॉज नंबर 9 क्या बोलता है? क्लॉज नंबर 9 बोलता है कि भैया आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो आप 139 140 जो कि 1956 वाला कंपनी एक्ट होगा उसके हिसाब से, बट 141 को भी इंक्लूड कर लो अगर आप कंपनी एक्ट 2013 रेफर कर रहे हो। तो कंपनी एक्ट 2013 रेफर करते हैं तो तीनों सेक्शन आ जाते हैं उसके अंदर। तो तीनों सेक्शन से कंप्लायंस हमको देखना होता है, तो हमें खुद से इनसे इंश्योर करना होता है कि भैया कंप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। रिटन रिप्रेजेंटेशन या मैनेजमेंट ने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया उस पर हम भरोसा नहीं करते, उसने ऐसे ही किया, उसने क्या किया? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे ही भरोसा कर लिया, हेंस ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 9 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। अगला पॉइंट CA इन प्रैक्टिस है इज इन पार्ट टाइम लेक्चरशिप इन अ कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरशिप करता है। लेक्चरशिप बोला था अलाउड है, इंस्टीट्यूट के साथ अलाउड है, लेकिन इन्होंने क्या किया? कॉलेज में जाके पार्ट टाइम लेक्चरशिप कर रहे हैं। अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी, गिल्टी माने जाओ क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में अगर आप स्पेसिफिक परमिशन नहीं लोगे तो। अगली बात, CA इन प्रैक्टिस है, वो अपना लोगो वगैरह है, उसका कुछ लोगो वगैरह बना रखा है उसने और अपना फर्म नेम है। लोगो कौन सा वाला? CA वाला लोगो, जो हमारा लोगो होता है ना CA का, वो वाला लोगो, और उसका फर्म का नाम जो CSR एक्टिविटीज़ करता है ना उसके बैनर्स पे छपवा रखा है, उस पर पूरा अपना नाम वाम, फर्म का नाम, लोगो वगैरह सब कुछ लगा रखा है उसने। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं जी नहीं, CSR एक्टिविटीज़ में आप ऐसे बैनर पे अपने नाम नहीं लगा सकते। क्लॉज नंबर 6 के अंदर आपको गिल्टी माना जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के साथ CA लगा के अपना नाम लिख सकते हो, आप फर्म का नाम या फिर लोगो वगैरह नहीं लगा सकते, तो गिल्टी हो जाएगा इसके अंदर। अगली बात, अब CA इन प्रैक्टिस है, ठीक है, CA इन प्रैक्टिस है, उसके घर में रिलीजियस सेरेमनी कुछ तो है, तो क्या वो इन्विटेशंस जो भेजेगा उस इन्विटेशन में अपने फर्म का नाम लिख सकता है क्या? अपना खुद का नाम तो लिखेगा ही, उसके साथ अपने फर्म का नाम लिख सकता है क्या? हाँ लिख सकता है, काउंसिल ने बोला लिख सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटिव्स को ही भेजे जाएं, उसके फ्रेंड्स को ही भेजे जाएं और उसके ही क्लाइंट्स को भेजे जाएं। उनके अलावा ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर में छाप दो उसको, ऐसा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स को भेजो, रिलेटिव्स को भेजो, इन सबको अगर भेजा है, क्लाइंट्स को भेजो, उस केस में अलाउड है, ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। लेकिन अगर उल्टा हुआ इसका, किसी और के दोस्त को, मेरे दोस्त के दोस्त को मैं वो भेज रहा हूँ, इन्विटेशन भेज रहा हूँ जिसमें मेरे फर्म का नाम है, मेरा भी नाम है, तो क्या वो अलाउड है? नहीं, वो अलाउड नहीं हो। किसी और के क्लाइंट को, किसी और के रिश्तेदार को या किसी और के दोस्त को अगर मैं भेजूँ रिलीजियस सेरेमनी का इन्विटेशन और मैं CA इन प्रैक्टिस हूँ, हाँ अपना नाम भी डाल रहा हूँ, फर्म का नाम भी डाल रहा हूँ, अलाउड है क्या? नो, नॉट अलाउड, गिल्टी माना जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स एक साथ पढ़ना आप, ठीक है जी। क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इसको गिल्टी माना जाएगा। आगे जाते हैं। CA इन प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल जर्नल्स का एडिटरशिप
कर सकता है क्या, कर सकता है। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, कर सकता है, जनरल परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हेंस ही वुड बी नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, सी इन प्रैक्टिस है। सी इन प्रैक्टिस को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो भी उसको एम्पेनलमेंट करना पड़ता है वो उसने कर लिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, उस पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। ठीक है जी, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर रहा है। तो क्लॉज नंबर 7 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर एक एक्सेप्शन दिया जाता है कि भैया ही कैन एक्ट एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और वो मेंशन भी कर सकता है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे कि भैया हाँ वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। तो उसने क्या लिखा, सी इन प्रैक्टिस एम्पेनल्ड एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑन हिज विजिटिंग कार्ड ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी, अगली बात पे आएंगे, पॉइंट नंबर 33 पे आएंगे। सी इन प्रैक्टिस है वो किसके साथ पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में हो सकते हैं क्या, हाँ जी हो सकते हैं, पार्टनरशिप में हो सकते हैं। क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 बात करता है। क्लॉज नंबर 4 में एक रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन नंबर 53, जिसके अंदर वो बताता है किसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो उसके अंडर एक चीज़ आती है बार काउंसिल मेंबर्स, बार काउंसिल मेंबर्स आती है, एडवोकेट्स जिसको हम बोलते हैं, एडवोकेट्स लॉयर्स वगैरह आते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं। रेगुलेशन 53 के अंतर्गत उनको एक्सेप्शन दिया गया है, अलाउड, हेंस ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी, कितने लोग हैं भाई, 7 लोग, ओके कोई नहीं। अगला पॉइंट, सी इन प्रैक्टिस है। सी इन प्रैक्टिस है, वैल्यूएशन कर रहा है वो, ही इज द वैल्यूअर फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, द फीस में बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूड। क्लॉज नंबर 10 में परसेंटेज बेसिस की बात करता है। एक बार किताब पे जाएंगे, किताब नहीं दिखाता हूँ, बता ही देता हूँ मैं। क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन दिए जाते हैं। वहाँ पर रेगुलेशन नंबर 192 में बताया जाता है कि कहाँ पर आप परसेंटेज बेसिस पर फीस चार्ज कर सकते हो। तो वहाँ पर ये बात आती है कि भैया वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जब होता है तो जितना भी डिमांड वगैरह आप रिड्यूस कराते हो उसके परसेंटेज बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो फीस। तो वहाँ पर क्या होता है, अलाउड होता है, ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 10। ठीक है जी, सी इन प्रैक्टिस है, ही इज डूइंग द वैल्यूएशन, पेपर सेटिंग कर रहा है, पेपर का एवेल्यूएशन कर रहा है, ही इज अ हेड एग्जामिनर और अ मॉनिटर फॉर एनी एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, किसी भी एग्जामिनेशन में, आईसीआई वाला एग्जामिनेशन नहीं, सीए फाइनल, सी इंटर, फाउंडेशन नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसका क्या बन सकता है, वो वैल्यूएशन कर सकता है, पेपर सेटर बन सकता है, हेड एग्जामिनर बन सकता है, या फिर मॉडरेटर भी बन सकता है। ठीक है जी, अलाउड है, जनरल परमिशन है क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में, हेंस ही वुड नॉट बी गिल्टी। चलिए, फिर एक सी इन प्रैक्टिस है, सी इन प्रैक्टिस है, क्लॉज नंबर 12 की वापस से बात करिए। उसने अपने आर्टिकल असिस्टेंट को बोल दिया कि भैया तू साइन कर ले, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तुम साइन कर लो, ऐसा करके बोल दिया, उसको दे दी साइनिंग अथॉरिटी। दे सकता है क्या, क्या वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है पहले चीज तो, नहीं वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं है। उसके बाद क्या वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ही नहीं है तो क्या वो प्रैक्टिस में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो पार्टनर भी नहीं हो पाएगा। तो क्लॉज नंबर 12 तो छोड़ ही दो। तो इस वजह से उसको क्लॉज नंबर 12 के अंतर्गत जो सी इन प्रैक्टिस है, सी इन प्रैक्टिस को गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 12 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। थोड़ा सा आगे जाएंगे, सी इन प्रैक्टिस है, सी इन प्रैक्टिस, ही इज इंसिस्टेड फॉर फीस टू बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डेट रिकवर्ड। डेट रिकवरी जितनी ज़्यादा होगी उतने का ही परसेंटेज हम ले लेंगे एज अ फीस। क्या ये भी अलाउड है, हाँ जी, 192 याद है, क्लॉज नंबर 10 में बात करता है उस रेगुलेशन की जहाँ पर डेट रिकवरी अगर आप कर रहे हो, डेट रिकवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सी इन प्रैक्टिस, they have responded to a tender of tax audit which is exclusively reserved for chartered accountants even though no minimum fees mentioned। एक्सक्लूसिव किसके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन ने बता दिया कि एक्सक्लूसिव है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और उसमें मिनिमम फीस भी मेंशन नहीं करी। एक्सक्लूसिव अगर हो तो कर सकते हो लेकिन मिनिमम फीस मेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तब भी वहाँ पे इंक्लूड सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। सी इन प्रैक्टिस है, उसने अपने क्लाइंट्स का नाम और उनसे कितनी फीस चार्ज करी है वो इन्होंने वेबसाइट पे डाल दी। तो वेबसाइट के गाइडलाइंस होते हैं जहाँ पे सिंपल सी बात बोली जाती है कि भैया सब कुछ पुल मॉडल पे होना चाहिए, पुश मॉडल पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पूरा को पूरा पुश मॉडल पे कर दिया, नेम ऑफ द क्लाइंट्स भी डाल दिया, उनकी फीस भी डाल दी। तो यहाँ पे ये बात सही नहीं है, वो चीज़ आप नहीं कर सकते एज पर जो वेबसाइट की गाइडलाइंस दे रखी हैं उसके हिसाब से। और वेबसाइट की गाइडलाइंस किसके रेफरेंस में जाती हैं, क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। तो उसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, गिल्टी मानेंगे क्लॉज नंबर 6 के अंदर। पॉइंट नंबर 40, सी इन प्रैक्टिस है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ईमेल के थ्रू ही सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द वेबसाइट
जो उसकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है वो उसने ईमेल के थ्रू भेजी पब्लिक एट लार्ज को, बहुत सारे लोगों को, और अपने एक्सपर्टीज़ के बारे में भी बताया। मतलब ये इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन हो गया। इनडायरेक्ट क्या है, ये तो डायरेक्ट सॉलिसिटेशन हो गया, अलाउड है क्या? सर्कुलर टाइप की चीज़ हो गई ना, सर्कुलर अलाउड है क्लॉज नंबर 6 में? नहीं अलाउड है। ये सॉलिसिटिंग द वर्क, गिल्टी, क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। अगली चीज़ पे जाएंगे 41। कुछ देख लेते हैं कमेंट्स। श्रीकाज वर्ल्ड, सर recently purchased your audit. I must say it's so crisp and clear. Thank you so much. Finally found the best audit book. Thank you so much Shrika. It means a lot. Thank you. चलिए कहाँ पर थे हम? और जो लोग देख रहे हैं बताओ ना यार, ये चीज़ थोड़ी इफेक्टिव लग रही है क्या? ये चीज़ मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चंस का? जो लोग हैं प्लीज़ कमेंट करो, देखते हैं वापस से कमेंट बॉक्स को। देखिए जो क्लॉज नंबर 40 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 40 जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 40 के नीचे 41 भी दिया गया है। 41 और 40 और 41 जो तो हैं वो दोनों एक दूसरे से थोड़े से जुड़े से है। देखो उनको, सी एन प्रैक्टिस सेंट मेल टू ऑल द सीएस इन द कंट्री इन्फॉर्मिंग देम ऑफ हिज सर्विसेज एंड वाज सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क। ऊपर वाले में क्या कर रहा था, वो पब्लिक एट लार्ज को भेज रहा था, नॉट स्पेसिफिकली सीएस। अगर सीएस को ही भेजा होता और सीएस से ही काम मांग रहा होता तब तो अलाउड था। क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है, ठीक है एग्जाम्पशन दिया, सीए टू सीए आप कुछ भी लेन देन करो, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को आप ईमेल्स वगैरह सर्कुलर्स नहीं भेज सकते। तो पहले वाले केस में गिल्टी था, यहाँ पर इट इज अलाउड सिंस ही इज सेंडिंग ओनली टू द सीएस इन द कंट्री, हेंस ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। चलिए अगली चीज पे जाएंगे। सी एन प्रैक्टिस है, ये तो बता दिया मैंने। सी एन प्रैक्टिस है अपॉइंटेड टू कैरी आउट द इंटरनल ऑडिट। सी एन प्रैक्टिस को क्या करने के लिए बुलाया, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। सी इन प्रैक्टिस है, उसको बोला कि भैया आप हमारा इंटरनल ऑडिट कर दो, ठीक है? इंटरनल ऑडिट कर दो। तो इंटरनल ऑडिट कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, ही हैज फेल्ड टू इंटीमेट टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो स्टैट ऑडिटर है उसको इंटीमेट करना भूल गया कि भैया मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं भी हूँ यहाँ पे इस कंपनी में, कुछ तो करता हूँ मैं। क्या बताने की जरूरत है? क्लॉज नंबर 8 क्या बोलता है कि प्रीवियस ऑडिटर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या बोलता है? प्रीवियस ऑडिटर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी बोलता है जब आप किसी को रिप्लेस करते हो, आप रिप्लेसमेंट पोजीशन में हो, ना कि पैरेलल पोजीशन में हो। बट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो? इंटरनल ऑडिटर अलग है, स्टेट ऑडिटर अलग है, दोनों पैरेलल पोजीशन है, रिप्लेसमेंट पोजीशंस नहीं है। तो क्या यहाँ पे अगर उसने इंटीमेट नहीं भी किया प्रीवियस ऑडिटर को, तो क्या वो गिल्टी होगा? नहीं, ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 8 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। 43 पर आएंगे, पॉइंट नंबर 43। CN practice using titles like merchant banker, advisor, consultant to issue on personal documents like letterheads and visiting cards। personal documents पे कर रहा है, अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, अलग से लिखता है क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। CN practice है, सीन प्रैक्टिस डिलीवर कर रहा है, स्पीच डिलीवर कर रहा है, ऐसा कुछ तो लाइव सेशन हो रहा है कहीं, तो अच्छा उसको बुलाया भारी। ही टोल्ड टू द ऑडियंस दैट ही इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या बोलता है? मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। एंड हिज फर्म प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टैक्सेशन। हमारी फर्म टैक्सेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करती है और हम रीजनेबल रेट्स पे, सबसे कम किफ़ायती दामों में हम आप सभी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है कौन? एक सीए इन प्रैक्टिस स्पीच डिलीवर करते वक्त। ठीक है जी, क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है, इसको इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन माना जाता है। तो ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। पॉइंट नंबर 51, सी इन प्रैक्टिस है अपने प्रॉफिट्स का 1%, उसके फर्म का जो 1% होता है उसके ओवर एंड अबव, जो भी पेइंग 1% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म ओवर एंड अबव द स्टाइपेंड टू हेल्प द आर्टिकल क्लर्क। क्या बोल रहा है? जो भी आर्टिकल क्लर्क हैं उनको अपने प्रॉफिट्स का 1% वो देता है ओवर एंड अबव द स्टाइपेंड। जो स्टाइपेंड देता है उसके अलावा 1% ऑफ द प्रॉफिट का शेयर भी आर्टिकल क्लर्क्स को देता है। क्या ये अलाउड रहेगा? नहीं अलाउड है, आप शेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, क्लॉज नंबर 2 में कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, उनके अलावा या सीएस के अलावा आप उसको शेयर नहीं कर सकते। आर्टिकल तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट तक नहीं है, तो इसमें गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएन प्रैक्टिस है, उसने अपने असिस्टेंट को हु इज ऑल्सो अ सीए, मतलब मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट तो है, टू साइन एंड इशू द स्टॉक सर्टिफिकेट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑन हिज बिहाफ। क्या बोल रहा है? स्टॉक सर्टिफिकेट साइन करना है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। स्टॉक सर्टिफिकेट कब लगता है भाइयों? जब वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए होती है ना बैंक से, तो स्टॉक सर्टिफिकेट मांगता है, वो पूरा वेरिफिकेशन करके ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही देना पड़ता है, और वो सीए प्रैक्टिस ही कर सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, अपने असिस्टेंट को बोला साइन करने, जो कि सीए है लेकिन उसका पार्टनर नहीं है और वो प्रैक्टिस में भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस में होता पार्टनर होता अलाउड था, या फिर कोई और होता जो कि प्रैक्टिस में उससे साइन करवा देता, लेकिन पार्टनर ही नहीं है और प्रैक्टिस में भी नहीं है, मेंबर है, सिंपल नॉट अलाउड, गिल्टी। क्लॉज नंबर 12 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी, चलिए
थैंक यू सो मच श्रीका। चलो 53 देखेंगे। 53 में भी सिमिलर काइंड ऑफ बात करिए कि सी इन प्रैक्टिस हैज़ गिवन पावर ऑफ अटर्नी टू एन एम्प्लॉय सीए टू साइन रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा रिपोर्ट ही साइन करने बोल दिया, स्टॉक सर्टिफिकेट तो छोड़ो, दूर की बात है, सीधा रिपोर्ट साइन करने बोल दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए बोल दिया ऑन हिज बिहाफ। अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, एम्प्लॉय है वो, प्रैक्टिस में भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, हैंस गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 12 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। 54 पे आएंगे। सी इन प्रैक्टिस है, उसने एक कॉलेज में फुल टाइम लेक्चरर का ले लिया, उसने क्या अपॉइंटमेंट कर लिया, फुल टाइम लेक्चरशिप वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अलाउड है क्या किसी कॉलेज में? नो, नहीं अलाउड है अंटिल अनलेस आप स्पेसिफिक परमिशन लेते हैं। स्पेसिफिक परमिशन ले ली तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक परमिशन नहीं लिया है तो उस केस में इट इज नॉट अलाउड, हैंस गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 11 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 फॉर एंगेजिंग इन एनी अदर बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चलिए पॉइंट नंबर 55। सीए इन प्रैक्टिस एक्टिंग एज अ लिक्विडेटर का काम कर रहा है, लिक्विडेटर जैसा इसने अपॉइंटमेंट अपना करा है, ठीक है जी, ऑफ एबीएन कंपनी, और उसने अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करी ना, इट इज ऑन परसेंटेज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ असेट। क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? जी हाँ अलाउड है। क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में जो रेगुलेशन दिया गया है, उस रेगुलेशन को अगर आप पढ़ोगे तो लिक्विडेटर को भी एक एग्जाम्पशन दी गई है कि भैया लिक्विडेटर अगर आप हो तो आप परसेंटेज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ असेट आप चार्ज कर सकते हो आपकी फीस। इट इज अलाउड, हैंस नॉट गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। तो अभी तक जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं इससे आपको कुछ बातें समझ आई क्या? सबसे ज़्यादा सवाल ऐसे ही कहाँ से पूछता है? क्लॉज नंबर 6 एंड 7 साथ में पूछते हैं, क्लॉज नंबर 10 से पूछता है, 9 8 से पूछता है, और उसके बाद 12 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और 11 से ज़्यादा पूछता है। ये इनके फेवरेट क्लॉजेज हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है जी। और आगे जो शेड्यूल्स बताने वाला हूँ वहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले शेड्यूल में है, शेड्यूल नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इस वाले शेड्यूल को, इस वाले पार्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना। चलो 56 पे आ जाए। यस श्रीका यू आर राइट, बैंग ऑन। 56 C in practice sent letters under certificate of posting to the previous auditor informing him about his appointment as an auditor before the commencement of the audit। तो लेटर भेजना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनको इंटीमेट करना पड़ता है, हाँ जी करना पड़ता है। कौन सा क्लॉज बोलता है ऐसा? क्लॉज नंबर 8 बोलता है कि प्रीवियस ऑर्डर से कम्युनिकेट करो। लेकिन क्लॉज नंबर 8 की जो कंडीशंस हैं वो ये भी बोलते हैं कि हाँ जी आप कम्युनिकेट करो, लेकिन हमको पॉजिटिव एविडेंस चाहिए डिलीवरी का। हमें डिलीवरी का क्या चाहिए? पॉजिटिव एविडेंस चाहिए। और क्या क्या क्या? लेटर्स अंडर सर्टिफिकेट पॉजिटिव एविडेंस होते हैं क्या? नहीं, वो पॉजिटिव एविडेंस नहीं कहलाते। उसके लिए अलग से एक वर्डिंग डाली है ऐसे ही ने, वहाँ पे कंडीशंस में लिखा हुआ, हमारे बुक में आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर अंडर सर्टिफिकेट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी, ठीक है जी। तो उसको क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा, क्लॉज नंबर 8 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 57। C in practice has accepted the tax audit without first communicating with the previous auditor in writing। Clause number 8 guilty। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मान लो, रिप्लेसमेंट पोजीशन है। सबसे पहले क्लॉज नंबर 8 में सिर्फ एक ही बात देखा करो, रिप्लेसमेंट पोजीशन है या फिर पैरेलल पोजीशन है। अगर रिप्लेसमेंट पोजीशन है तो उस केस में आप जरूर इंटीमेट करो उनको, आपके अपॉइंटमेंट के बारे में उनको कम्युनिकेट करो। लेकिन अगर पैरेलल पोजीशन है तो उस केस में आंखें बंद करके सिंपल लिख दो भैया नॉट गिल्टी, ठीक है जी। चलिए सी इन प्रैक्टिस, यही वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाला क्वेश्चन हम एक बार ऊपर कर चुके हैं, वापस से नहीं दोहराएंगे। अब आगे आएंगे एक ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, ऑफर डॉक्यूमेंट है लिस्टेड कंपनी का, इन विच अ प्रैक्टिसिंग सीए एज अ डायरेक्टर। उस कंपनी में जो प्रैक्टिसिंग सीए है वो क्या है? वो डायरेक्टर है। मेंशंस हिज नेम एज अ डायरेक्टर अलोंग विद हिज वेरियस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड स्पेश ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप डायरेक्टर बन सकते हो, जी हाँ बन सकते हो, कुछ कंडीशंस हैं ऑफकोर्स, लेकिन आप डायरेक्टर बन सकते हो क्या? बन सकता हूँ मैं एक कंपनी का डायरेक्टर। लेकिन जब भी किसी ऑफर डॉक्यूमेंट में या किसी भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में आपका नाम जाए तो आपको खुद से इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई मेरी कोई स्पेशलाइजेशन, मेरी कोई इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन, या फिर मैं किसी तरीके से अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टीज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या किया उन्होंने? उसके प्रोफेशनल अटेनमेंट्स के बारे में, उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में वहाँ पे डाल दिया। और जो सीए जो कि डायरेक्टर है उसने भी ध्यान नहीं दिया, हेंस ही वुड बी गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 6 एंड 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। सी इन प्रैक्टिस है, he has designated himself besides as CA as a tax consultant। इतना तो पता ही होना चाहिए। क्लॉज नंबर 7 में सिंपल सा बात बोलता है, टैक्स कंसल्टेंट तो आप लिख ही नहीं सकते आपके नाम के साथ, डेजिग्नेशन आप ये ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है।
इस पे स्टार मार्क करो। ये क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज प्रेशर रहता है। सीए इन प्रैक्टिस है, सीए इन प्रैक्टिस है, वो टेंडर का रिस्पॉन्स कर रहा है। किसका टेंडर है? स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर है। उसको कुछ सर्विसेज चाहिए। कौन सी वाली सर्विस चाहिए? कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड पेड अर्नेस्ट डिपॉजिट ऑल्सो। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन कराना है। गवर्नमेंट ऑफिस है, सब कुछ कागज के फॉर्म में रहता है, वो चाहते हैं कि इसको उठा के मैं कंप्यूटर फॉर्म में डाल दूँ, पूरा डेटा हमारा कंप्यूटर फॉर्म में कर दो। इस चीज़ के सर्विसेज उनको चाहिए। उसका टेंडर इशू किया, तो जो हमारे सी साहब हैं, सी इन प्रैक्टिस, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। तो रिस्पॉन्ड कर दिया तो क्या वो जो एरिया है कंप्यूटराइजेशन का, किसका? कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कोई भी डेटा का कंप्यूटराइजेशन कराना है, क्या वो सब सीए कर सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इंजीनियर्स भी करते हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं वो भी करते हैं, ज़रूरी नहीं वो सीए हो, कोई भी कर सकता है। सीए के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है क्या ये एरिया? नहीं, सीए के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड ये एरिया नहीं है। कोई कंसल्टेंट होते हैं वो भी कर सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट होते हैं, ये सारे लोग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से इट इज़ अ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया, तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है और वो अर्नेस्ट डिपॉजिट भी पे कर सकता है। हैंस नॉट गिल्टी, क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। 62 पे आएंगे। 62 में बोला एक सीए फॉर्म है, वो अपने वेबसाइट पे बिसाइड्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द फर्म एंड बायोडेटा ऑफ पार्टनर्स, फर्म के डिटेल्स डाल दिए, बायोडेटा ऑफ पार्टनर्स डाल दिया, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी डाल दिया, पासपोर्ट साइज फोटो भी डाल दिया। ऑल्सो कंटेन्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, जो भी पार्टनर है फर्म के, उनका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको भी डाल दिया। तो डाल सकता है क्या? वेबसाइट गाइडलाइंस अगर आपने पढ़े हैं तो आपको ध्यान है, वहाँ पे लिखते हैं, आप वहाँ पे लिखते हैं कि फोटोग्राफ्स अलाउड है, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अलाउड है। ठीक है, किसी भी सीए फर्म का वेबसाइट आप खोल के देखो, आपको पासपोर्ट साइज फोटोज ही मिलेगा वहाँ पे। ठीक है जी, तो वो अलाउड है। ही वुड नॉट बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी, तो ध्यान रखो, जब वेबसाइट के बारे में कोई भी सवाल है तो उसको क्लॉज नंबर 6 के अंडर डाल के गिल्टी बोल देना, गिल्टी नॉट गिल्टी जो भी बोलना वो बोल देना। ठीक है, ध्यान रखो, वेबसाइट की बात होगी, क्लॉज नंबर 6 में बात होगी। चलो 63 पे आएंगे। सीए इन प्रैक्टिस है, कौन है भाई? सीए इन प्रैक्टिस है, उसने एक बुक पब्लिश करी और उसमें अपने प्रोफेशनल डिटेल्स डाल दिए। प्रोफेशनल अटेनमेंट्स कुछ भी हो, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, कुछ भी हो, आप नहीं डाल सकते कहीं पर भी। आपने कहाँ पे डाल दिया? आपने बुक पब्लिश करी, उसमें आपने यू मेंशन प्रोफेशनल डिटेल्स, गिल्टी, क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। आसान था, इसी क्वेश्चन है। ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस है, सीए इन प्रैक्टिस है, उसने क्या किया? अपने भाई को, उसका जो ब्रदर इन लॉ था, उसका जीजा था, उसके जीजे को बोला कि ठीक है तुम सीए नहीं हो, लेकिन मेरे नाम पे, मेरी फर्म के नाम पे तुम क्या करो? सीए की प्रैक्टिस करो। अलाउड है क्या? क्लॉज नंबर 1 एथिक्स जब पढ़ना शुरू करते हो क्लॉज नंबर 1 में ही बोल देता है, गिल्टी माने जाओगे अगर अपने नाम पे, अपने फर्म के नाम पे किसी नॉन सीए को आप प्रैक्टिस करने की क्या देते हो? इजाज़त देते हो। तो क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इसको क्या माना जाएगा? गिल्टी माना जाएगा। 65 पर आएंगे। 65 पर आएंगे। सीए इन प्रैक्टिस है, उन्होंने अपने वेबसाइट एड्रेस को, उनके जो भी वेबसाइट का एड्रेस था, दे शेयर द वेबसाइट एड्रेस ऑन ए सोशल मीडिया पोस्ट एंड स्टोरीज एंड टैग 30 ट्रेडर्स को जो कि उनके लोकल कम्युनिटी में थे, उनको शेयर कर दिया। उसमें क्या कैप्शन डाला? इजी ऑनलाइन स्टॉक सर्टिफिकेशन सर्विसेज मेंशन हिज करंट क्लाइंट्स, अपने करंट क्लाइंट्स भी डाल दिए और ये चीज़ भी डाल दी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपनी प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। और क्या जो ये ट्रेडर्स हैं, क्या वो सीएज हैं? नहीं, सीएज नहीं है, मतलब कोई और अदर देन सीएज हैं, तो उनको वो क्या कर रहा है? सिंपल सी बात है, सॉलिसिटेशन कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्कुलर वगैरह करके, ऐसे करके। तो अलाउड है क्या ये? नॉट अलाउड, गिल्टी, क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 66, ये बात हम ऑलरेडी एक बार ऊपर कर चुके हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। स्पीच डिलीवर करते वक्त अपने आप के बारे में बता दिया कि मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, ये सारी बातें, ये क्वेश्चन हम ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। गिल्टी माना गया था क्लॉज नंबर 6 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, और ये वाला क्वेश्चन 67, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने वो टैक्स कंसल्टेंट वाला देखा था। यहाँ पर भी उसने क्या किया? विजिटिंग कार्ड में सीए के डेजिग्नेशन के साथ साथ उसने कॉस्ट अकाउंटेंट भी लिखा हुआ है। अलाउड है कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी? उन्होंने बोला कॉस्ट अकाउंटेंट आप मत लिखो, गिल्टी, क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। तो टैक्स कंसल्टेंट हो गया और मेरा कौन सा बता के होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट बता के हो गया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अलाउड है? जी हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिखना अलाउड है। सीए इन प्रैक्टिस है, न्यूज़पेपर में पब्लिश
करा उसने कुछ तो एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा कंटेनिंग द फोटोग्राफ वेयर इन ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ हिज ऑफिस। ऐसा कर सकते हैं क्या? न्यूज़पेपर में आप एडवर्ट नहीं देख सकते कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह करने के लिए, सब फोटो लगा के नहीं दे सकते। आपका अगर नया ऑफिस खुला है तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ठीक है भाई मेरा नया ऑफिस खुला है, ये फलाना फलाना एड्रेस है हमारा, नाम फर्म का नाम डालो, खुद का नाम डालो और बस इतना बता दो कि भाई यहाँ पे हमारा फर्म है, उसका एड्रेस दे दो। बट आप ये सब फोटोग्राफ वगैरह डाल के ये तामझाम हवाबाजी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। चलिए सी एन प्रैक्टिस है, सी एन प्रैक्टिस उसने अब क्या किया? अब इसने क्या किया? इसने वापस से लेटर लिखने शुरू किए। लेटर लिखने शुरू किया इसने किसको? कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको लेटर लिखने शुरू किए स्टेटिंग दैट दो हिज फर्म वॉज ऑन पैनल ऑफ द ऑडिटर। मेरी फर्म को आपके पैनल पे रखा हुआ था, जो भी आपका ऑडिट करेंगे उनके पैनल पे मुझे ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था। नो ऑडिट वर्क वॉज अलॉटेड टू द फर्म एंड फर्दर रिक्वेस्टेड हिम टू लुक इनटू द मैटर, कि हमें कोई काम दिया नहीं गया, आप प्लीज़ इस मैटर में देखें और प्लीज़ इसका कोई निवारण जो भी समाधान हो इस शंका का वो निकालें, ऐसा बोला। तो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भैया मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दो, मुझे काम दो, ऐसा बोल रहा है। क्या? ही इज रिक्वेस्टिंग द वर्क, ही इज सॉलिसिटिंग द वर्क, यस, गिल्टी। क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। 70 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 सीए इन प्रैक्टिस, वापस से वही वाली बात। अभी तक की हमने एक बात करी जहाँ पर वो क्या दे रहा था, कहीं इंटरव्यू दे रहा था या फिर स्पीच दे रहा था। स्पीच देते वक्त क्या कर रहे थे? अपने बारे में बता दे रहा था कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो टीवी इंटरव्यू में, पॉडकास्ट वगैरह में, राज शमानी के पॉडकास्ट में बुलाया किसी बात के लिए, उसने कुछ बायोडेटा वगैरह दे दिया, बायोडेटा वगैरह हैंड ओवर किया जो भी इंटरव्यू ले रहा था, और उसमें उसने क्या किया, अचीवमेंट वगैरह लिखे हुए थे। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया? उसके अचीवमेंट्स को, उस कंसर्न पार्टनर के, उसके रिकॉग्निशन एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन इन द कंट्री। इस चीज़ को भी टीवी पे बताया गया और उस चीज़ को क्या किया उसने? बोला, रीड करके बताया, अनाउंस किया। द चेयरपर्सन रेड आउट द सेड बायोडेटा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हेंस गिल्टी। क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी, ये वाली चीज़ बैठ गई है दिमाग में कि भैया इंटरव्यू के तहत स्पीच देते वक्त या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि ICAI अभी उन रिफॉर्म्स पे वर्क कर रहा है कि जहाँ पर वो अपना ये एडवर्टीजमेंट वगैरह थोड़ा बहुत अलाउड करेंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है। बट लेट्स सी, आई होप अच्छा कुछ है ताकि हमारे इंडिया के जो फर्म्स हैं वो थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करके आगे बढ़ पाए, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाए। चलिए सी इन प्रैक्टिस, अगला क्वेश्चन नंबर 71 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। सी इन प्रैक्टिस है, इन्होंने 50% ऑफ द ऑडिट फीस रिसीव्ड बाय हिम टू अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। 50% जो फीस थी एक नॉन सीए को दे दी। किसको दे दी? एक नॉन सीए को दे दी। इनको सोशल सर्विस करना था। इट इज़ नॉट कवर्ड इन द एक्सेप्शन एज पर रेगुलेशन 53 है। रेगुलेशन 53 में एक्सेप्शन दे रखे हैं। अगर उनमें से कोई है, कोई प्रोफेशनल है, तब तो अलाउड है, लेकिन अगर उनके अलावा कोई है उस केस में इट इज़ नॉट अलाउड शेयरिंग ऑफ द प्रोफेशनल फीस या फिर प्रॉफिट्स। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बताया? इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन एज पर द रेगुलेशन 53 है, हेंस गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, अब ये वाली बात क्वेश्चन नंबर 72 रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, वो रिप्लेसमेंट पोजीशन वाला, पैरेलल पोजीशन वाला जो इंटरनल ऑडिटर वाला पार्ट था वो हम देख चुके हैं। तो इसको भी जाना देते हैं। नॉट गिल्टी बोला था, क्लॉज नंबर 8 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 में। 73 पे आएंगे। 73 पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ CA फॉर्म ऑन जैम पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट का एक जैम पोर्टल है और रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर थ्रू जैम पोर्टल डज नॉट अमाउंट टू एम्पैनलमेंट और लिस्टिंग ऑन एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे CA अपने सर्विसेज को लिस्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ तो बताइए, क्लॉज नंबर 6 में बोला गया है कि भैया काउंसिल गाइडलाइंस में भी बोला गया है कि जो भी आपकी CA इन प्रैक्टिस बंदा है वो अपने फॉर्म को लिस्ट नहीं कर सकता किसी भी एग्रीगेटर के थ्रू, अपनी सर्विसेज को एग्रीगेटर के थ्रू क्या नहीं कर सकता? लिस्ट नहीं कर सकता। अमेजॉन वगैरह इनको ऑनलाइन एग्रीगेटर बोलते हैं, तो ऐसे सर्विसेज की भी हैं। तो अलग अलग जगहों पर सर्विस के लिए क्या नहीं कर सकता? अपने आप को लिस्ट नहीं कर सकता। अगर किया हुआ है तो वो गिल्टी माना जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन दिया है कि अगर गवर्नमेंट का पोर्टल है और उसके थ्रू जो टेंडर्स आ रहे हैं उसको अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इन दैट केस आपको अलाउड रहेगा अंडर क्लॉज नंबर 6 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। इट डज नॉट अमाउंट टू एम्पैनलमेंट और लिस्टिंग ऑन एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, तो अलाउड रहेगा। गवर्नमेंट का पोर्टल है जैम पोर्टल, उस पर होना चाहिए। ठीक है जी। 74 CA इन प्रैक्टिस है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज और द फाइनेंशियल असेट्स इज अलाउड। क्या बोल रहे हैं? रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज करा रहे हैं, वैल्यूएशन सिक्योरिटीज करा रहे हैं और फाइनेंशियल असेट करा रहे हैं, ये तो अलाउड है। ऐसा तो बोला गया है कि भाई हाँ रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप कर सकते हो
सिक्योरिटीज का कर सकते हो, फाइनेंशियल सेट का आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ऐसा तो अलाउड है। और आप बिजनेस का भी वैल्यूएशन कर सकते हो एवं एडवाइस भी प्रोवाइड कर सकते हो आप किस बारे में, एक्विजिशन के बारे में, मर्जर्स के बारे में, इन सब बारे में आप एडवाइस भी दे सकते हो। ऐसा क्लॉज नंबर 11 के जो अपने जनरल परमिशन वगैरह हैं वहाँ पर बातें करी गई है। तो वहाँ पर बोला है कि जो वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट कवर्ड अंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। क्लॉज नंबर 11 क्या बोलता है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करी है कि एक सीए इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक कर सकता है, और उसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस के जो फंक्शंस हैं, अटेस्ट फंक्शन है, वो भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस होनी चाहिए। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के अंतर्गत आता है क्या, ये वैल्यूएशन करना। सिक्योरिटीज का आता है, फाइनेंशियल सेट्स का आता है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का स्पेसिफिकली नहीं आता। तो उस केस में क्लॉज नंबर 11 माना जाएगा। ठीक है जी। श्रीका सर, when does both 6 and 7 shall apply? जहाँ पर श्रीका उसने पहली चीज़ तो एडवर्टीजमेंट करी हो, इंटरव्यू के थ्रू उसने सिर्फ बोला है कि भाई मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, तो इंटरव्यू के थ्रू बोल रहा है, मतलब सॉलिसिटेशन हो गया, तो क्लॉज नंबर 6 आ गया। और उसके अलावा वहाँ पे अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स भी बता रहे हैं कि भैया मैंने ऐसा किया, मैंने इस कंपनी को इसके टैक्सेशन मैटर्स में हेल्प किया, या फिर मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम करके इस कंपनी को इस चीज़ से बाहर निकाला, या 15 साल का मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। जब ऐसी सब बातें भी होने लगे उस सॉलिसिटेशन के साथ, तो उस केस में क्लॉज नंबर 7 भी लगता है। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आप जब लिख के आओगे तो पहले क्लॉज नंबर 6 लिखना और उसके बाद क्लॉज नंबर 7 भी नीचे धीरे से ऐड कर देना, तो आप सेफ हो जाते हो। तो दोनों क्लॉजेस को लिख के आना, ठीक है, कोई उसमें रिस्क नहीं है। आखिरी पॉइंट बचा है 75 हमारे पार्ट नंबर 1 का। सीएन प्रैक्टिस है, नेम बोर्ड ऑफ द फर्म एट द रेसिडेंस लगाया हुआ है। अपने रेसिडेंस पे क्या लगाया है भाई, फर्म का नेम बोर्ड लगाया है। अलाउड है क्या, नहीं अलाउड है। क्या बोलता है क्लॉज नंबर 6 7 में बात करी गई है, 7 में स्पेसिफिकली बात करी गई है कि भैया आप अपने रेसिडेंस पर अपने नाम का नेम प्लेट लगा सकते हो, फर्म के नाम का नेम प्लेट नहीं लगा सकते। उसने क्या लगाया है, ही हैज़ अप्लाइड द नेम बोर्ड ऑफ द फर्म एट द रेसिडेंस, हैज़ गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 6 and 7। मैंने देखो कहीं पे 6 and 7 क्यों लिखा है, ताकि एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों लिख के आना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, श्रीका ने जो डाउट पूछा था उसी की बात मैं कर रहा हूँ अभी। चलो अभी और भी पार्ट्स हमारे बचे हैं। 75 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं और हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 117 है, बट हम 107 तक करने वाले हैं। ये जो 108 से लेके 117 तक हैं, ये मिसलेनियस वाले टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी आसान है, ये क्लॉज से रिलेटेड ही है, तो उनको एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा। हम सिर्फ ये पार्ट 3 जो शेड्यूल 2 का है वहाँ तक ही डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पॉइंट नंबर 107 तक ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो गए। अब आगे शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर चलो आगे बढ़ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 2 शेड्यूल 1 का पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें इसके लिए एक ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें पूछा गया सीए इन सर्विस है। क्या है, सीए इन सर्विस है, ही इज एक्सेप्टिंग कमीशन फ्रॉम लॉयर्स से कमीशन ले रहा है, और अदर प्रोफेशनल एंगेज बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किसको अलाउड नहीं है, मेंबर इन प्रैक्टिस को अलाउड नहीं है, उसी तरीके से एक क्लॉज डाला गया, क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में, जो कि किसको लगता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, जो कि नौकरी वोकरी करते हैं, उन लोग के लिए ये लगता है। तो वहाँ पर बोला गया कि अगर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई वकील वगैरह है या कोई और प्रोफेशनल है जिसके सर्विसेज आपने प्रोवाइड करवाए हैं कंपनी को, और आप थोड़ा सा उससे किकबैक लेते हो या फिर कुछ कमीशन लेते हो, अलाउड है क्या, नॉट अलाउड। आप खुद के रेम्यूनरेशन का उसको कुछ देते हो, वो अलाउड है क्या, वो भी अलाउड नहीं है। तो क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी माना जाएगा। क्या, एक्सेप्टिंग कमीशन फ्रॉम लॉयर्स और अदर प्रोफेशनल एंगेज्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। चलिए पार्ट 3 पर आएंगे। पार्ट 3 अब बात होगी किसकी, पार्ट 3 में शेड्यूल नंबर 1 पार्ट 3 किसकी बात करता है, ऐसे मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं जो कि जनरली मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली सर्विस वाले हों चाहे प्रैक्टिस वाले हों, दोनों जनों को जो भी क्लॉजेस अप्लाई होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, पार्ट नंबर 3 और शेड्यूल नंबर 1 वाले। उसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक सीए है, सीए neglected to respond to institute's letter seeking confirmation of her appointment date and has not submitted her membership certificate। किसी चीज़ का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके अपॉइंटमेंट डेट के बारे में क्या मांगा इसने,
इंस्टीट्यूट जो हमारी इंस्टीट्यूट ने से हमें कुछ लेटर मांगा कि भैया आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी उस चीज़ के बारे में, एंड हैज़ नॉट सबमिटेड हर मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑल्सो। उसका सीए का जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट था वो भी मांगा हुआ था, वो मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं किया। तो इस केस में क्या वो गिल्टी माने जाएंगे? हाँ जी, गिल्टी माने जाएंगे, क्योंकि क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 3 बोलता है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी इंस्टीट्यूट मांगती है, काउंसिल मांगती है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी जो भी हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, आईसीए के रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं, वो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मांगती हैं और आप वो फर्निश करने में क्या होती है, यू फेल टू फर्निश दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, इन दैट केस यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1। तो गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है, सेम बात यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी हुई थी, ठीक है, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स भरने थे, कुछ फॉर्म था उसमें कुछ डिटेल्स भरने थे, लेकिन उन्होंने वो डिटेल्स को भरा नहीं, लेकिन कुछ बिजनेस के बारे में डिटेल था कि आप इस बिजनेस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, और ये एक्चुअली में इन्वॉल्व थे लेकिन उन्होंने वो फिल नहीं किया। तो इन्फॉर्मेशन उनके पास गई क्या? इन्फॉर्मेशन फर्निश करी क्या? इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करी। तो क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1 में गिल्टी आएगा पहली चीज़। तो अब एक बात और समझो, इसके लिए एक चीज़ और हो सकती है कि अगर इसने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती, मतलब अगर इसने फॉर्म भरा और उसमें बिजनेस में है ये, लेकिन बिजनेस के बारे में बताया नहीं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करी, और उसको पता है ये बात कि भैया मैंने गलत इन्फॉर्मेशन फाइल करी है, और वो मेंबर इन सर्विस है, तो उस केस में उसको क्लॉज नंबर 3 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 3 के अंतर्गत भी उसको गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। ठीक है जी। 79 क्वेश्चन नंबर 79 सीए है। डिस्पाइट रिमाइंडर्स फ्रॉम आईसीएआई फेल्स टू रिप्लाई रिगार्डिंग द डेट ऑफ लीविंग द सर्विसेज ऑफ द फर्म से रिजाइन करने के बाद इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था वो सीए कि उसने कहा मुझे बिल्कुल सीए का नाम ही नहीं देखना है, तो उसने इंस्टीट्यूट का जो मेल था उसका तक रिप्लाई नहीं किया। तो इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी थी, फर्निश करने में फेल हुआ, हाँ फेल हुआ। किसने मांगी थी इन्फॉर्मेशन? आईसीआई ने मांगी थी, हमारे कर्ता धर्ता ने मांगी थी। गिल्टी क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1। ठीक है जी, आगे जाते हैं, पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट नंबर 4 आखिरी पार्ट शेड्यूल नंबर 1 का। यहाँ पे बात की जाती है अदर मिसकंडक्ट की। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि भैया अदर मिसकंडक्ट आएगा, बट वो पार्ट नंबर 4 और दूसरे वाले शेड्यूल का पार्ट नंबर 3 ही बात करता है। अभी तक हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात कर रहे थे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल केसेस की बात हुई थी। प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी मिसकंडक्ट होगा तो आपको वो तीनों पार्ट्स लगेंगे शेड्यूल 1 के ऊपर वाले, लेकिन जो 4th पार्ट है वो तब लगेगा चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, किसी प्रकार का भी मिसकंडक्ट हो वो यहाँ पर कवर होगा। किसके लिए लग रहा है? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विसेज में हो, सबको लगेगा। सी इन प्रैक्टिस है, वो क्या कर रहा है? ही इज नॉट रिटर्निंग क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स इवन इफ द फीस इज पेड। फीस पे कर दी है, उसके बाद ये क्लाइंट के जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स उसके पास रखे हुए थे, ऑडिट करने के लिए मिले हुए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को लौटा नहीं रहा है, दे आर नॉट रिटर्निंग इट। उस केस में क्या ये हमारे प्रोफेशन के लिए सही है? ये हमारे इज्जत पे दाग लगा सकता है क्या? डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन हो सकता है क्या? हो सकता है। तो पार्ट नंबर 4 इसी की बात करता है, हैंस ही वुड बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1। पार्ट क्लॉज नंबर 1 में किसकी बात करता है? इम्प्रिजनमेंट वाली बात करता है, और यहाँ पर 2 में क्या बात करता है? 2 में बात करता है वो डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, चाहे वो पर्सनल मिसकंडक्ट हो चाहे वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो। अगर हमारे प्रोफेशन पे दाग आएगा, कीचड़ उछलेगा, तो उस केस में आपको अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इंडिया में ये चीज़ अलाउड नहीं है कि चलो फीस पे करी हो या ना करी हो, आप क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आप वो करके सीज करके रख नहीं सकते अपने पास। तो 80 पॉइंट मेरा बता के हो गया। 81 पे आते हैं। 80 पॉइंट में बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो लोन है उसने लोन ले रखा था, लोन पे करने के लिए उसने चेक दिया, लोन रीपेमेंट करने के लिए उसने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। इनके अकाउंट में इनफ पैसे नहीं थे, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन सीए के अकाउंट में पैसे थे नहीं, चेक बाउंस हो गया। तो इसकी वजह से लोगों को क्या लगेगा, बैंक वालों को, कि सीए है इसके पास पैसा भी नहीं है, चेक बाउंस हो गया, डिसरेप्यूट टू द फर्म, डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, तो गिल्टी क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1। अगला, अब इसमें सीए इन प्रैक्टिस को कॉन्करेंट ऑडिटर, सीए इन प्रैक्टिस को कॉन्करेंट ऑडिटर बनाया बैंक का, ऐसा कॉन्करेंट ऑडिटर अपॉइंट किया, एंड यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस, द ऑडिटर यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू गेट अ लोन एंड देयर आफ्टर फेल्ड टू रीपे द लोन। पहले लोन ले लिया, लोन लेने के बाद बोलता है कि अब हम लोन पे नहीं करेंगे, हम लोन पे नहीं करेंगे, भाग गया वो इंडिया से, माल्या। उस तरीका को शाम इसने भी किया। सीए का जो प्रोफेशन है वो डिसरेप्यूट में जाएगा, हेंस क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1। CA in practice uses the service of his article stand for purpose other than professional practice। इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए अपने CA आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है कौन? मेंबर इन प्रैक्टिस जो है वो अपने आर्टिकल स्टेंट होंगे, मेंबर इन प्रैक्टिस ही होगा, आर्टिकल स्टेंट है उसका इस्तेमाल किस में कर रहा है? कैंपेनिंग द इलेक्शन, जो कि अदर देन प्रोफेशनल सर्विस है, इसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आर्टिकल्स को, गिल्टी माना जाएगा। क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1। अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं एक बात सच सच बताना, एक बात सच सच बताना,
ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 83, ये कितने लोगों को रिलेटेबल लगा? जितने लोगों को रिलेटेबल लगा बता देना, 2-4 लोग जितने हैं बता देना अगर लगा हो तो, कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है क्या। चलो 84 पे आएंगे। एडवाइज्ड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एडवाइज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू इंक्लूड ऑर्डर्स अंडर नेगोशिएशन। सीए ने क्या किया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, उनको बोला कि आप ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन डाल दो इन सेल्स, सेल्स के अंडर ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन डाल दो, जिससे हमारी सेल्स इन्फ्लेट हो जाएगी, टू रिफ्लेक्ट हायर प्रॉफिट एंड बेटर फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ऑब्टेनिंग बैंक लोन। बैंक लोन चाहिए, हायर रेवेन्यू दिखाएंगे तो हायर प्रॉफिट दिखाएगा, और हायर प्रॉफिट हायर रेवेन्यू दिखेगा तो उस केस में मुझे लोन आसानी से मिल जाएगा। और उस केस में सीए ने ये एडवाइस दी किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को। तो इसकी वजह से अगर बाद में ये पकड़ा गया तो सीए को भी हर लेंगे, उस केस में डिसरेप्यूट आएगा, हैंस गिल्टी। क्लॉज नंबर 2 पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1। और क्लॉज नंबर 7 में यहाँ पर क्यों डाला गया, क्लॉज नंबर 7 ऑफ द शेड्यूल 2 की बात कर रहा है। पार्ट नंबर 1 शेड्यूल 2 का पार्ट नंबर 1 और क्लॉज नंबर 7 की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज क्लॉज नंबर 7 में बोलता है कि अगर एक सीए है, सीए इन प्रैक्टिस है, वो अपना काम पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ करना चाहिए और ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं रहना चाहिए। ये कौन बोलता है, क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 बोलता है। तो यहाँ पर क्या वो अपने काम में ग्रॉसली नेग्लिजेंट है? जी हाँ है। तो उसकी वजह से 7 में भी इसको गिल्टी मानो और क्लॉज नंबर 2 के अंदर भी इसको गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी। 85 द काउंसिल हैज ऑल्सो लेड डाउन दैट एक्शंस सच एज misappropriation by an office bearer of a regional council of the institute of a large amount रीजनल ऑफिस, जो हमारे ऑफिस अपने इंस्टीट्यूट का रीजनल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ऐसे काउंसिल वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे एक ऑफिस है, उस ऑफिस का वो ट्रेजरर वगैरह था, ऑफिस बेयर था, और उसने जो भी अमाउंट था ना, कैश था, पैसा था जो भी इंस्टीट्यूट का, उसको कुछ तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया था, तो उसको अदर मिसकंडक्ट में डाला था। ऐसा किसका, काउंसिल का डिसीजन आया था कि उसको अदर मिसकंडक्ट मानेंगे, गिल्टी माना जाएगा पार्ट नंबर 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 2 का यहाँ पे देते हैं। नहीं सर वी पोलाइटली, बट श्रीका बोल रही है, हाँ श्रीका बोल रही है, मुझे पता नहीं, आपका नाम समझ नहीं रहा मुझे, हुआ सर। और बैटमैन बोल रहे हैं, नहीं सर वी पोलाइटली बट फॉर्मली टेल देम दिस वन इज आउटसाइड आर KRA। ओके, बैटमैन आपके नाम के साथ पोलाइट तो सूट नहीं कर रहा है, बट ठीक है मान लेता हूँ, करना तो पड़ता ही है। चलो तो हमारा ये हो गया क्या, पार्ट नंबर 4 भी बता के हो गया क्या? हाँ जी हो गया। मूव करते हैं, अब आगे मूव करते हैं। शेड्यूल नंबर 2, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है शेड्यूल नंबर 2 के, 107 तक ही हमको जाना है। पार्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा 85 वापस से बताना है क्या? चलो बता देते हैं। कुछ नहीं, इसमें क्या हुआ था, जो हमारा इंस्टीट्यूट का रीजनल काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल जो होते हैं अलग अलग रीजन के, अलग अलग हमारे से ICI अपन बोलते हैं रीजन का, जो ICI अपना ईस्टर्न वेस्टर्न ऐसे करके होता है। तो रीजनल काउंसिल का एक ऑफिस बियरर है, मतलब उस काउंसिल में वो कुछ ऑफिस में बैठता है, ट्रेजरर वगैरह है। ठीक है जी। और उसके हाथ में कुछ तो पैसा वैसा रहता है इंस्टीट्यूट का, ऐसा केस एक्चुअली में हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद कुछ तो पैसा वैसा रहता है, ट्रेजरी मैनेज करता है, और उस पैसे को उसने लार्ज अमाउंट था, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था। तो उस केस में काउंसिल ने बोला था कि इनको हम अदर मिसकंडक्ट के लिए मानेंगे पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1 में, क्योंकि दिस इज द डिसरेप्यूट टू द फर्म। और पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 2 में जाके बोला था कि वहाँ पर भी इम्प्रिजनमेंट वाली बात होती है, तो हो सकता है इनको भैया जेल भी हो जाए फॉर द ग्रेटर देन 6 मंथ्स, ऐसे काम, ऐसे फ्रॉड व्रॉड करने के चक्कर में। इस वजह से उन्होंने पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इनको क्या किया था, बोला था कि अदर मिसकंडक्ट के अंदर इसको माना सकता है। अगर ये केस वापस से दोहराया जाता तो 6 महीने से कम भी हो सकती है जेल, 6 महीने से ज़्यादा भी जेल हो सकती है। तो इस वजह से वो पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 2 में भी रखा गया, और यहाँ पे पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1 में भी रखा गया, और ये डिसरेप्यूट भी लाता है अपने प्रोफेशन को। समझा क्या श्री का? प्लीज़ कंफर्म करो समझा क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल नंबर 2 पे जाना है हमको, लाइव स्ट्रीम काफ़ी लंबा हो रहा है।
शुरू करते हैं। शेड्यूल नंबर 2, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। ठीक है जी, स्टॉक ऑडिट की बात करिए। सबसे पहली बात समझ लो, अभी हम सीए इन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, शेड्यूल नंबर 2 में हम आ गए। ठीक है, स्टॉक ऑडिट क्या बोला है? विदाउट एक्चुअली विजिटिंग और रिलाइंग ऑन फोटोज गिवन बाय द मैनेजमेंट। स्टॉक ऑडिट करना था, बैंक को सबमिट करनी थी रिपोर्ट। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए थी, उसके लिए सबमिट करना था। स्टॉक ऑडिट कर रहे थे, हमने उनकी इन्वेंट्री को विजिट नहीं किया, वेयर हाउस को विजिट नहीं किया, बस जो भी फोटोज़ वगैरह हमको मिले, मैनेजमेंट ने क्लिक करके दिए, उन पर भरोसा करके हमने क्या कर लिया, हमने वो अपना जो भी सर्टिफिकेट था वो हमने इशू कर दिया। उसके इसमें गिल्टी माना जाएगा इनको। किस क्लॉज के अंदर माना जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले एक क्लॉज का रेफरेंस दिया था ना मैंने, क्लॉज नंबर 7 की बात कर रहा था मैं कुछ, तो पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2, जहाँ बोलता था कि हमको ड्यू डिलिजेंस से काम करना है सी एन प्रैक्टिस को, उसके अलावा ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं रहना है हमको। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में इसको गिल्टी माना जाएगा। दूसरी बात, सी एन प्रैक्टिस है, सी एन प्रैक्टिस इज साइनिंग हिज डॉक्यूमेंट्स विदाउट वेरीफाइंग इट्स जेन्युइननेस को वेरीफाई नहीं कर रहा है, उसको विदाउट वेरीफाई करे डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या केस हो सकता है, इस केस को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में पूछा गया है ये। एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट सीए को साइन करनी होती है, एक रिपोर्ट साइन करनी है तो उस पर किसी और का भी साइन है, कंपनी के डायरेक्टर वगैरह का भी साइन है। ठीक है, वो डायरेक्टर किसी और ने फोर्ज किया था, वो जो साइन था वो किसी और ने फोर्ज किया था विदाउट इवन वेरीफाइंग और विदाउट इवन कंफर्मिंग विद द डायरेक्टर कि भैया ये साइन तुमने किया है क्या, या उससे खुद जाके साइन नहीं लिए, ऐसा कुछ कराया, विदाउट इवन वेरीफाइंग की जो सिग्नेचर है ये जेन्युइन है कि नहीं, इसने रिपोर्ट साइन करके इशू कर दी। तो थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस लगाना चाहिए था, तो यहाँ पे उसको क्लॉज नंबर 7 में उसको क्या बोला गया था, गिल्टी बोला गया था। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 88 सी एन प्रैक्टिस, ही इज नॉट वेरीफाइड द इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, स्टॉक ऑडिट की बात कर रहे थे, उसी तरीके से अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, दैट दे हैव नॉट वेरीफाइड एनी इन्वेस्टमेंट, दे हैव रिलाइड ऑन मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेशन अबाउट दिस वैल्यू। मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि भैया हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी है, उस पर भरोसा कर लिया और आगे जाने दिया। तो यहाँ तो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी आ जाते हैं कि भैया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो रिटन रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो होती है, क्या वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होती है? नहीं भाई, इट इज़ नॉट इन इटसेल्फ द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है किसी और ओरिजिनल एविडेंस के लिए। तो वो भी एक आपका कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर तो सिंपल बोल ही दिया कि भैया आप ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा। लेकिन समझो बात, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट वेरीफाई कर रहा था और वो ऑडिट कर रहा था, ठीक है, इस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट वगैरह देने वाला था। तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 2 और 8 और 7 तीनों क्यों लेके गए? 7 में सिर्फ इतनी बात करता है कि काम करते वक्त, प्रोफेशनल ड्यूटीज को करते वक्त आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो या फिर आप ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं करते हो तो आप गिल्टी माने जाओगे। लेकिन जब बात रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स की आ जाती है, जहाँ पे रिपोर्ट इशू करना हो या फिर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो, तो क्लॉज नंबर 2 और 8 भी आ जाते हैं। क्लॉज नंबर 2 और 8 बोलते हैं, 8 में बोलता है कि यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैटर, जिसके बारे में आप ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हो, और 2 में बोलता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह पे रिपोर्ट इशू कर देते हो विदाउट इवन एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स वगैरह। अगर ऐसा कर देते हो तो आपको गिल्टी माना जाएगा। और इस केस में क्या है, इस केस में क्वेश्चन में था कि भैया वो ऑडिट भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसको निकालनी है और उस पर उसको एक्सप्रेस भी करना है ओपिनियन, तो उस केस में उसको तीनों क्लॉजेस में गिल्टी माना गया। ठीक है जी, लेकिन जनरली एक बात ध्यान रखो, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि कोई सर्टिफिकेट दे रहा है या फिर कोई रिपोर्ट दे रहा है और उसमें इसने कोई काम को करने में काम चोरी करी है, ऐसा कुछ किया है, तो तब वहाँ पर आप 2, 7 and 8 तीनों का रेफरेंस देके आओगे क्वेश्चन में। इतना समझा क्या, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, तीनों का रेफरेंस देके आना। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी की बात करी हो, कुछ छोटा मोटा कांड किया हो, वहाँ पे क्लॉज नंबर 7 का रेफरेंस देके आ जाना। बट जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करी है और उसके अलावा उसी चीज़ पे रिपोर्ट देना है या फिर अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने हैं और उस पर अपन को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो क्लॉज नंबर 2 and 8 को भी साथ में लिख के आना। ठीक है जी, आगे जाते हैं। सी एन प्रैक्टिस है, दे आर इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑन पीरियडिकल्स विदाउट वेरीफाइंग द मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल्स। कुछ डॉक्यूमेंट है, पीरियडिकल्स है, कुछ डॉक्यूमेंट है, उसकी जो डिटेल्स होती हैं, जो हमको बना के दे दिया मैनेजमेंट ने, हमने उसको बना के उस पर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, लेकिन हमने किसी प्रकार की डिटेल्स को वेरीफाई नहीं किया, किस बेसिस पे वो बना है, इसका बैकअप क्या है, ऐसा कुछ भी हमने वेरीफाई नहीं किया, तो यहाँ पर भी दोस्तों उसको क्या माना जाएगा? क्लॉज नंबर 8 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में गिल्टी माना जाएगा। क्यों? क्लॉज नंबर 8 बात करता है जहाँ पे एक्सप्रेस करना है ओपिनियन, सर्टिफिकेट वगैरह की बात करता है, उसमें जो रिपोर्ट वगैरह लिखा जाता है उसके अंदर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन क्लॉज नंबर 2 कब लगता? जब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्पेसिफिकली बात की जाती तो क्लॉज नंबर 2 भी लग जाता। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, इस वजह से क्लॉज नंबर 8 यहाँ पर लग गया। और इसमें आप चाहो तो क्लॉज नंबर 7 को भी ऐड कर सकते हो, वो भी अगर ऐड करके आपने लिखा तो उसमें भी कोई
ऐसी बात नहीं है कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, डाल सकते हो। यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस लगाना चाहिए था, अच्छे से काम करना चाहिए था भाई, तो क्लॉज नंबर 7 भी यहाँ पे आ सकता है। 90 सी एन प्रैक्टिस है, दे आर डिस्क्लोजिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू ROC वॉलंटरली विदाउट कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। सी एन प्रैक्टिस है, आपको याद आ रहा है क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2, वहाँ पे क्या बोलता है कि भैया यू कैन नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विदाउट इट्स कंसेंट। आप उसके कंसेंट के बिना इन्फॉर्मेशन को किसी को भी नहीं दे सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, जो भी आपको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त मिली होती है। until unless it is required by the laws and regulation, until unless it is required by the laws and regulation। तो बोलोगे सर ROC तो MCA का पार्ट है, MCA वालों ने बोला होगा MCA को दिया, लॉज एंड रेगुलेशन ही तो है, उन्हीं को तो दिया है, हमने क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे। नहीं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है डिस्क्लोजिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू ROC वॉल्यूंटरीली, उन्होंने मांगा नहीं, हमने सामने से दे दिया, विदाउट इवन ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। अलाउड है क्या? नॉट अलाउड, गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2। समझा क्या ये बात? ये क्वेश्चन समझा क्या? ये वाला पार्ट समझा क्या? वॉलंटरीली वाला। चलो आगे जाते हैं। सी इन प्रैक्टिस, एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन एंगेजमेंट वेयर हिज ब्रदर इज अ प्रोप्राइटर, जहाँ खुद का भाई उसका प्रोप्राइटर है, उसी का इन्हें क्या कर लिया, सर्टिफिकेशन एंगेजमेंट ले लिया। क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 स्पेसिफिकली इस चीज़ को क्या बोलता है, इस चीज़ को बोलता है भैया दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्लॉज नंबर 4 है, मेरे बुक में जाकर देखना, क्लॉज नंबर 4 का जो मैंने मेन टेक्स्ट डाला उसके नीचे एक्सेप्शंस लिखे हैं, उसके अलावा सर्टेन कंडीशंस लिखे हैं, अलग अलग केसेस बताएं। उस केस में वन ऑफ द केस ये भी है जो कि ICAI ने लिख के दिया है, दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द सर्टिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है, और एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपका कोई रिलेटिव वगैरह इन्वॉल्व है। ठीक है जी, उसका प्रोप्राइटर वगैरह है, तो गिल्टी माना जाए क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में। 92 पर आएंगे। सी एन प्रैक्टिस सेम बात कर रहे हैं, दे आर यूजिंग और डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल क्लाइंट डेटा इन सेमिनार्स। सेमिनार वगैरह लगाते हैं ना, तो सेमिनार वगैरह में कुछ चीज़ का वो कुछ एनालिसिस वगैरह करके दिखा रहा था। ठीक है जी, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करके बता रहा था, टैक्स कैलकुलेशन करके बता रहा था, कुछ तो बता रहा था। उसमें उसने अपने एक्चुअल क्लाइंट का, जो क्लाइंट वो एक्चुअली करता है, उसका डेटा इस्तेमाल किया। यूज एंड डिस्क्लोज एक्चुअल क्लाइंट डेटा इन द सेमिनार्स, अलाउड है क्या? क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में उसको गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी। नाउ अगेन सी एन प्रैक्टिस है, दे आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कॉलेज इन विच ही इज अ पार्ट टाइम लेक्चरर। जहाँ पर आप लेक्चरशिप कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक परमिशन, जनरल परमिशन भूल जाओगी, वो ले ली होगी, उसके बाद आप लेक्चरर भी हैं, तो जिस कॉलेज में आप लेक्चरशिप कर रहे हैं, जिस जगह पे आप लेक्चरशिप कर रहे हैं, उस कॉलेज का आप क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ऑडिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये भी स्पेसिफिकली जब आप बुक में पढ़ोगे तो स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर 4 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में स्पेसिफिकली लिखा गया कि लेक्चरशिप जहाँ पे आप करते हो वहाँ का आप क्या नहीं कर सकते, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर इन क्वेश्चन नंबर 93 कैन आई ऑल्सो कोट क्लॉज नंबर 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल 93? नो, इसलिए कोट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में व्हेन दे आर सेइंग कि भैया पार्ट टाइम लेक्चरर वगैरह है, तो वहाँ पर ऐसा अजम्पशन लेते हैं क्वेश्चन में कि ठीक है उसने ऑलरेडी स्पेसिफिक परमिशन ले रखी होगी। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में लिख के दे देते हैं वो कि भैया परमिशन नहीं लिया उसके बारे में, पार्ट टाइम लेक्चरशिप कर रहा है उस कॉलेज में, तो उस केस में जाके आप क्लॉज नंबर 11 भी कोट करना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 11 अगर कोट कर दोगे तो फिर क्लॉज नंबर की तो बात ही नहीं आती, क्लॉज नंबर 4 बाद में आता है, तो वैसे कर सकते हो, क्वेश्चन में अगर लिखा हो तभी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। सी एन प्रैक्टिस, deposit their clients money for buying the securities into their own savings bank account instead of a separate client account। अपने खुद के बैंक अकाउंट में रखा पैसा, अपने खुद के बैंक अकाउंट में रखा पैसा। शेड्यूल नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 बोलता है कि अगर आपको क्लाइंट का पैसा मिला है, क्लाइंट का पैसा अगर आपको मिला है जो कि आपको एज अ फीस मिला है, फीस का एडवांस मिला है, या फिर उसके अलावा आपको वो पैसा खर्च करना है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, फीस वगैरह पे करनी है, आप टैक्स की सर्विस कुछ दे रहे हो तो आपको टैक्स वगैरह जो पे करना है वो आपके थ्रू पे करते हैं, तो वो आपको पैसा दे देते हैं, आप आगे पे कर देते हो। स्टैंप ड्यूटी वगैरह होती है, स्टैंप के चार्जेस होते हैं, वो सारे चार्जेस आप अपने पास रखते हो। तो अनटिल अनलेस वो ऐसी चीज़ हो, फीस वगैरह वाली चीज़ हो, या फिर जो मनी मेंट टू बी एक्सपेंडेड हो, आपको वो पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। और जो भी रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम है, उस रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में जिस पर्पज़ के लिए वो पैसा लिया गया, उस पीरियड के अंतर्गत मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या किया, उसको अपने खुद के सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल दिया, और वो दिया किसके लिए गया था, क्लाइंट का पैसा था फॉर बाइंग सिक्योरिटीज इनटू देयर ओन सेविंग अकाउंट। सिक्योरिटीज परचेस करने थे क्लाइंट के बिहाफ पे, उसने खुद के बैंक अकाउंट में डाल लिए, गिल्टी।
क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। सी एन प्रैक्टिस है, डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी एंड हैड नॉट सबमिटेड हिज ऑडिट रिपोर्ट इन ड्यू टाइम। काम भी सही टाइम पे खत्म नहीं किया और उसके अलावा रिपोर्ट भी सही टाइम पे इशू नहीं करी। रिपोर्ट तो इशू करी ही नहीं, मीनवाइल जब ऑडिट ही परफॉर्म नहीं किया तो रिपोर्ट तो इशू करेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या उसने काम अच्छे से किया? नहीं किया। तो ड्यू डिलिजेंस से किया क्या? नहीं किया। और क्या रिपोर्ट इशू ना होना और उसके अलावा ऑडिट का ही कंप्लीट ना होना। और ड्यू टाइम मतलब जब तक ड्यू डेट थी इशू हो जानी चाहिए थी ऑडिट रिपोर्ट, तब तक इन्होंने इशू भी नहीं करी ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या ये ग्रॉसली नेग्लिजेंट है? हाँ जी हैं। तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में इनको गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एन प्रैक्टिस है, देव सर्टिफाइड द सर्कुलेशन फिगर्स। ठीक है, उन्होंने कुछ फिगर्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं उनको सर्टिफाई किया है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट विदाउट एग्जामाइनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिना एग्जामाइन करे इन्होंने क्या किया? सर्टिफाई कर दिए कुछ फिगर्स। किसके बेस पे? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बेस पर। तो ये यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस से काम हुआ क्या? नहीं हुआ। और यहाँ पे ग्रॉसली नेग्लिजेंट भी है। तो क्लॉज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2। यहाँ पे चाहें तो क्लॉज नंबर 8 का रेफरेंस भी आप दे सकते हो। ठीक है, आईसीआई काफ़ी इनकंसिस्टेंट है अपने क्वेश्चन आंसर्स में, जब वो कभी 2, 7, 8 लिखते हैं, कभी 8, 7 दोनों लिखते हैं, कभी तीनों लिख देते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो सेफ साइड, जैसा मैंने जजमेंट लगाने का आपको बताया, उस जजमेंट के हिसाब से क्लॉज नंबर 7 तो लिखा ही करो, उसके साथ 2 और 8 भी डाल दिया करो। ठीक है, तो ये बता के मेरा हुआ। सी एन प्रैक्टिस सबमिटेड सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस टू द अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अब ये अच्छे से सुनना, ये स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो सकते हो। सी एन प्रैक्टिस है, क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ उसने इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अथॉरिटीज़ को सबमिट करे। कुछ डिमांड वगैरह चल रहा था, टैक्स का कुछ केस वगैरह चल रहा था। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी थी उसको कुछ रिप्रेजेंटेशन करना था, तो इसने कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी सबमिट करी अथॉरिटी को। कुछ रिस्पॉन्स उन्होंने मांगा था, कुछ नोटिस का रिप्लाई करना था, तो वो इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट करी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट। तो इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्लाइंट की है। और हमने तो बस उसको सबमिट किया है, और बाद में पता चलता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलती है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप तो इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आओगे। नहीं जी नहीं, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी, मेरी पास थ्रू जिम्मेदारी थी, इन्फॉर्मेशन उससे लूँगा और आगे पास ऑन करूँगा, मैंने इन्फॉर्मेशन को बनाया नहीं है, इस वजह से ही वुड नॉट बी गिल्टी। Submitted certain information and explanation to the authorities on behalf of his client which were found to be false and misleading, not guilty। क्योंकि उसने नहीं बनाई है ना इन्फॉर्मेशन। तो क्लॉज नंबर 5 और 6 जो कि मटेरियल फैक्ट के बारे में बात करता है और एक मिसस्टेटमेंट के बारे में बात करता है, पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 के अंदर इसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सी एन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आ गए हम। सी ए इन प्रैक्टिस, कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ 10 lakhs फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। 10 लाख का लोन लेकर का फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिटर इग्नोर्ड इट। ऑडिटर ने इग्नोर कर दिया। 10 लाख का लोन है, ले रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, और ये चीज़ दिखानी चाहिए थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं, बैलेंस शीट में। और ऑडिटर को भी पता चला ये बात, पता चली, लेकिन उसने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। मतलब क्या? उसको पता था लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। तो वेदर द फैक्ट वॉज नोन टू हिम, फैक्ट पता था क्या उसको? जी हाँ, उसको फैक्ट पता था। मटेरियल फैक्ट वॉज नोन टू हिम बट ही हैज नॉट डिस्क्लोज द सेम। मटेरियल फैक्ट was known to him and was not disclosed in the financial statement also, और उसने वो बात बताई भी नहीं, उसने भी डिस्क्लोज नहीं करी। तो उस केस में क्लॉज नंबर 5 के अंदर उसको गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी, आगे जाते हैं। क्लॉज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 पे आएंगे। सी इन प्रैक्टिस केप्ट मनी ऑफ क्लाइंट इन ओन सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इफ नहीं है, ऑफ है। kept money of client in his own savings account and withdrawn for his birthday and again deposited। क्या बोल रहे हैं? क्लाइंट का पैसा रखा हुआ था, रखना कहाँ चाहिए था? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया? खुद के बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट में तो रखा, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया? सेविंग बैंक अकाउंट में तो उसने रखा, इसके खुद के सेविंग अकाउंट में रखा, उसने उसको निकाला, विड्रॉ भी किया और फिर से वापस से डिपॉजिट कर दिया खुद के सेविंग अकाउंट में। सबसे पहले तो जब उसने खुद के सेविंग अकाउंट में डाला ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो यहीं पे हो गया था। ये सब बातें आगे की जो हैं, ये सब तो कहानियां हैं। ठीक है जी, बेफिजूल की। ओन सेविंग्स अकाउंट गिल्टी माना जाएगा, क्लॉज नंबर 10 पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। सी एन प्रैक्टिस इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर सिंप्लिसिटर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसको भी स्टार मार्क करो। सी एन प्रैक्टिस अपॉइंटेड एज डायरेक्टर सिंप्लिसिटर, उसको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया गया। जो नॉर्मल डायरेक्टर होता है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको नॉर्मल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया गया। आफ्टर 1 year ऑफ अपॉइंटमेंट मिस्टर डी रिजाइंड एज अ डायरेक्टर। 1 साल के बाद उसने एज अ डायरेक्टर रिजाइन कर दिया। और ही हैज एक्सेप्टेड,
द स्टेट ऑडिटर पोजीशन, स्टेट ऑडिटर बन के चला गया सेम कंपनी का जिसका वो क्या था, डायरेक्टर था, जिसका वो डायरेक्टर था, उसी सेम कंपनी का वो क्या बन के चला गया भैया, स्टेट ऑडिटर बन के चला गया। खुद सोचो क्या ये अलाउड होगा, क्या ये अलाउड होगा? इसके लिए स्पेसिफिकली क्लॉज की जो टेक्स्ट होती है वहाँ पे कोई वर्डिंग नहीं लिखी है, लेकिन काउंसिल ने ऐसा डिसीजन निकाला था, ईएसबी ने ऐसा डिसीजन निकाल के दिया था कि भैया जो डायरेक्टर है अगर वो कंपनी से निकलता है तो अगले 2 साल तक उसका 2 साल का क्या होगा, कूलिंग पीरियड होगा, 2 years ऑफ कूलिंग पीरियड होगा। 2 साल तक आप उसके स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते। अब सवाल आएगा कि भैया कूलिंग पीरियड कब से, 2 साल का पीरियड कब से कैलकुलेट होगा? जिस दिन उसने रिज़ाइन किया या जिस दिन उसकी टर्म खत्म हुई, जिस टर्म के लिए उसका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट था वो टर्म खत्म हुई, या फिर जिस दिन उसने रिज़ाइन किया, रेजिग्नेशन लेटर उसने डाला, उस दिन से वो 2 साल काउंट होने शुरू हो जाएंगे। वो 2 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, तब तक के लिए आप स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकते उस सेम कंपनी का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आएंगे। सीएन प्रैक्टिस है, बैंक हैज आस्क्ड द ऑडिटर फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फ्यू आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल इन हिज वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर में हम सीएन प्रैक्टिस है, किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, उसके बैंक ने हमसे बोला कि आपके वर्क पेपर में जो भी इन्फॉर्मेशन है इस क्लाइंट के बारे में वो हमें दे दो, एंड ही इज गिविंग दैट विदाउट क्लाइंट कंसेंट। तो क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है, आप इन्फॉर्मेशन पहले से तो डिस्क्लोज मत करो, लेकिन अगर डिस्क्लोज कर रहे हो कर दो, लेकिन क्लाइंट का कंसेंट ले लेना। कंसेंट लिया क्या, नहीं लिया यहाँ पे, विदाउट द कंसेंट, हेंस गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 2। तो इसी के साथ साथ हमारे 101 क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी फटाफट से निपटाते हैं, लाइव स्ट्रीम काफ़ी लंबा हो गया है, इतना एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली। पार्ट नंबर 2 किसकी बात करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली। ठीक है जी, सीए नॉट इन प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस में नहीं है, उसने कंजम्पशन सर्टिफिकेट दिया हो। एक मिनट रुकना। चलो सॉरी, पार्ट 2 पे थे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन केस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली की हम बात कर रहे थे। सीए नॉट इन प्रैक्टिस है, क्या है, सीए इज नॉट इन प्रैक्टिस, ही इशूड अ कंजम्पशन सर्टिफिकेट इशू किया है, एंड ही इज एक्टिंग एज अ सीए इन प्रैक्टिस। कंजम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, प्रैक्टिस में नहीं है वो, एक्चुअली सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास प्रैक्टिस का, फिर भी वो बोल रहा है कि भैया आई एम सीए इन प्रैक्टिस, और कंजम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो यहाँ पे गिल्टी माना जाएगा क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 में, यहाँ पर इस वाले पार्ट में। ठीक है जी, सीए इन प्रैक्टिस है, ही इज एन आर्टिकल, उसका जो आर्टिकल है नॉट अटेंडिंग ऑफिस ऑन टाइमली बेसिस। अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे देखो सीए है, सीए इन प्रैक्टिस है, उसका जो आर्टिकल है वो ऑफिस को अटेंड नहीं करता टाइमली बेसिस पर ऑफिस को अटेंड नहीं करता और कहीं और नौकरी कर रहा है, ही इज एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, और वहाँ से भी उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो इस केस में एक बात बताओ, गलत काम किसने किया, आर्टिकल ने किया। आर्टिकल टाइमली बेसिस पे ऑफिस नहीं आता, कहीं और चिल कर रहा है, कहीं और नौकरी वोकरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती किसकी, आर्टिकल की, लेकिन यहाँ पे धरा कौन जाएगा, गिल्टी कौन माना जाएगा, सीए इन प्रैक्टिस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा भाई, क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 में माना जाएगा, क्योंकि क्लॉज नंबर 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि जो भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है हमारे सीए एक्ट के, उसके अलावा जो भी शेड्यूल्स वगैरह है, वो पूरे जो हमारे काउंसिल के डिसीजंस हैं और जो भी डिसीजंस आईसीआई देता है, और आईसीआई से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट रेगुलेशन शेड्यूल्स वगैरह है, उन सब से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द रेगुलेशन इज व्हाट इज अबाउट द आर्टिकल्स, और उसमें बोलता है कि भैया सीए इन प्रैक्टिस को अपने आर्टिकल्स को सही से मैनेज करना है। यहाँ पे कर पाया क्या, नहीं कर पाया, तो सीए इन प्रैक्टिस को गिल्टी माना जाएगा। ठीक है जी, रेगुलेशन का नाम लिखना है क्या स्पेसिफिकली एग्जाम में, नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 में इसको हम क्या मानेंगे, गिल्टी मानेंगे। एक बार वर्डिंग देख लें, बुक पे आओ, क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2, क्लॉज नंबर 1 पार्ट 2। हाँ जी, ये देखिए, कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब सी एक्ट और द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, उस एक्ट के अंतर्गत बनी गई कोई भी रेगुलेशन और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, इन किसी का भी आप अलग अगर उल्लंघन करते हैं तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जनरली, दोनों के लिए, प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विस में हो। तो यहाँ पे देखो ये रेगुलेशंस दे रखे हैं ना, ये रेगुलेशन यहाँ पे आर्टिकल स्टैंड वगैरह की बात करिए,
तो ये सारे रेगुलेशंस का कंप्लायंस भी आपको करना होगा। यहाँ पे नहीं कर पाए तो उस केस में गिल्टी माना जाएगा, किसको, सी इन प्रैक्टिस को। ठीक है जी। नाउ सी इन प्रैक्टिस है, ही इज नॉट सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू peer review and conducted the audit of a listed company, he would be guilty, clause number 1 part number 2 schedule number 2। क्यों ध्यान रखो, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, सेबी बोलता है और आईसीआई भी बोलता है, ये बात बोलते हैं कि भैया पीयर रिव्यू पहले एक चैप्टर हुआ करता था सीए फाइनल ऑडिट में, अब नहीं होता है। वहां पर भी ये बात की जाती थी कि भैया लिस्टेड कंपनी का जब ऑडिट करेंगे तो ऐसी फर्म ही लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर सकती है जो अपने आप का पीयर रिव्यू करवाती है और जिसके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, वही कर सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है, आईसीएआई के प्रोविजंस भी ऐसी बात करते हैं, रेगुलेशंस ऐसी बात करते हैं, और पीयर रिव्यू वाले जो रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी इसकी बात करते हैं, और सेबी अलग से ऐसा बोलता है। ठीक है जी, तो इस केस में हम किसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, हम अपने गाइडलाइंस का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, जहाँ पे बोलता है कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लिस्टेड कंपनी का क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पर उसने करा क्या, नहीं करा, गिल्टी माना जाएगा, क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 के लिए। ठीक है जी। सीए इन प्रैक्टिस इंक्लूड द नेम ऑफ अनदर सीए, क्या बोल रहे हैं, कोई और सीए का नाम इंक्लूड कर दिया एज पार्टनर इन देयर फर्म, कि वो बंदा जो सीए है वो हमारे फर्म में पार्टनर है, लेकिन वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है, हु इज नॉट अ पार्टनर विदाउट हिज नॉलेज, उसको बताया भी नहीं, इन देयर एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट एज ऑडिटर ऑफ ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, एक बात बताओ, क्या किया उसने, क्या वो बंदा उसका पार्टनर था, सीए था, वो बात हटाओ, पार्टनर था क्या उसका, नहीं था। और ये बात उसने कहाँ डाली है, जो भी एम्पैनल फॉर्म वगैरह, एम्पैनल फॉर्म या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो कि ये सबमिट करने वाले हैं इंस्टीट्यूट के साथ, आईसीआई के साथ, तो क्या वो फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन गई, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है, नहीं है, इट इज़ अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और क्या इस बारे में उस सी एन प्रैक्टिस को पता है कि हाँ भाई जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे डाली है इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज़ नॉट राइट, वो फॉल्स है, पता है, ही इज़ फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स। और क्लॉज नंबर 3 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 इसी की बात करता है कि इफ द ये furnishes any information to the institute, council और कोई भी उसकी जो भी अलग अलग कमिटीज है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन फाइल करता है which is knowing to be false, in that case he would be guilty under clause number 3 part number 2 schedule number 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 पर आएंगे, विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही इज इशूड द सर्टिफिकेट टू द कंपनी। जो भी हम थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ रहे थे ना, वही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया, उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक्टिंग एज अ सीए इन प्रैक्टिस एंड अप्लाइड फॉर सीओपी टू द इंस्टीट्यूट ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे, आज मैंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कल जाके मैं सीओपी लेके आ रहा हूँ, अगले दिन लेके आ रहा हूँ, तो क्या आज मैं एलिजिबल हूँ क्या टू एक्ट एज अ सीए इन प्रैक्टिस? नो, आई एम नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैं नहीं हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ क्या, नहीं हूँ। तो क्या मैं सीए के गाइडलाइंस प्रोविजन, सीए एक्ट के प्रोविजंस को का उल्लंघन या कॉन्ट्रावेंशन कर रहा हूँ क्या, हाँ कर रहा हूँ, तो मैं गिल्टी माना जाऊँगा क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 में। ठीक है जी, 106 भी मेरा बता के हुआ। लास्ट क्वेश्चन आज के लाइव स्ट्रीम का, आज क्लास का, पार्ट नंबर 3 अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जनरली। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, द काउंसिल हैज लेड डाउन दैट एक्शन सच इज मिस अप्रोप्रिएशन बाय द ऑफिस बेयरर। ये बात हम ऊपर पढ़ के आए, वो सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब बोलोगे सर दोनों जगह क्यों लिखी, दोनों जगह क्यों लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि वहाँ पर दोनों क्लॉजेस का रेफरेंस हमको देना था, इस वजह से यहाँ पे भी दे दी, वहाँ पे दे दी, ताकि आप वहाँ पे अगर मिस कर दो तो आपको यहाँ पर पड़ जाए। ठीक है जी, गिल्टी अंडर पार्ट नंबर 4 शेड्यूल नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 शेड्यूल नंबर 3। इतना बस आपको लिख के आना है, एकदम क्लॉज मेंशन करने की जरूरत है क्या इस वाले क्वेश्चन में, नहीं, सिर्फ इतना लिख के आना कि भाई ईएसबी ने, काउंसिल ने जो है डिसीजन दिया था कि भाई ऑफिस बियरर ऑफ रीजनल काउंसिल अगर है और उसने किसी भी लार्ज अमाउंट का यूटिलाइजेशन करते वक्त अपने पर्सनल कंडक्ट के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए अगर उसने यूज़ किया है किसी भी अमाउंट को, बीइंग अ ऑफिस बेयरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल, उस केस में उसको अदर मिसकंडक्ट माना जाएगा। और पार्ट नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1 एंड पार्ट नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2 दोनों के अंदर उसको गिल्टी बोल देंगे अदर मिसकंडक्ट के लिए। ठीक है जी, अब बचते हैं हमारे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ये मिसलेनियस टॉपिक्स काफ़ी आसान है। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लॉजेस का इस्तेमाल भी हुआ और थोड़ा थोड़ा काउंसिल गाइडलाइंस का भी इस्तेमाल हुआ है। तो 107 तक मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि हमारे क्लॉजेस वाले क्वेश्चंस थे, शेड्यूल से रिलेटेड जो भी क्लॉजेस वाले क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको बता के ख़त्म करा दिए हैं। ठीक है जी, ये वाले क्वेश्चंस जो बचते हैं 9-10 पॉइंट्स बचते हैं, ये पॉइंट्स आप खुद से रीड कर लेना, यहाँ पे कुछ ऐसा बताने का है नहीं, रीड करोगे तो समझ जाएगा। ठीक है जी, हमारी लाइव स्ट्रीम एग्जैक्ट 100 मिनट्स की हो गई है और काफ़ी मज़ा आया। दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वॉज वेरी नर्वस, बट ओके आई कुड सी पीपल इंटरेक्टिंग हियर, जो भी 1-2 लोग हैं वो इंटरेक्ट कर रहे थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर इंटरेक्टिंग विद मी। और आई होप आप सभी की हेल्प हुई होगी। तो इसी के साथ साथ हम इस लाइव स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, उसके बाद वील ड्रॉप दिस सेशन, वील वेट फॉर 1 or 2 minutes।
थैंक यू बैटमैन। चलो, आई होप मज़ा आया होगा। विद दिस लेट्स ड्रॉप फ्रॉम दिस। श्रीका, इज इट नेसेसरी टू कोट एग्जैक्ट नेम ऑफ क्लॉज इन एग्जाम? नहीं श्रीका, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है ना कि क्लॉज में बात किसकी की जाती है, तो आप सिर्फ उसको रिलेट करके प्रोविजन को समझा सकते हो। एग्जैक्ट वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेम कुछ नहीं होता, क्लॉज का नेम कुछ भी नहीं होता, वो क्लॉज के अंदर की वर्डिंग होती है। तो आप अगर उस वर्डिंग को सही से लिख दो कि उस क्लॉज में एक्चुअली बोला क्या जाता है, उतना बस आपको लिखना है। और जो क्लॉज को स्टार्ट करते हैं उसके पहले जो एक लाइन आती है, दैट द मेंबर इन प्रैक्टिस वुड बी हेल्ड प्रोफेशनल गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ, ऐसे करके जो भी क्लॉज की वर्डिंग है वो थोड़ी सी वर्डिंग डाल दो। और क्लॉज का एग्जैक्ट नाम अगर आपको कभी ना पता हो, एक क्लॉज के बारे में आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, क्लॉज 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा है, तो उसमें क्लॉज का नाम नहीं, बट इतना पढ़ के जाना कि पार्ट 1, पार्ट 2, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इतना आप लिख के आ जाओ, तो एटलीस्ट आपको जो स्टेप मार्किंग या कुछ मिलना होगा तो उतनी मार्क आपको मिल जाए, है ना। तो एग्जैक्ट नेम डालने की ज़रूरत है, हाँ है। क्लॉज नंबर 2 है, 3 है, 4 है, वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। लेकिन बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन हाँ आप अपने वर्डिंग में थोड़ा सा लिख सकते हो, बट उसका मतलब सही निकलना चाहिए। जनरल लैंग्वेज में मत लिखना, जो भाषा आईसीएआई ने इस्तेमाल करा है उसी में थोड़ा सा लिखना, ठीक है जी। तो आई होप यही था। थैंक यू बैटमैन। चलो।